बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा की तरह दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से ही किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए नमाज से तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीनन दिन भर की रूटीन बहुत खूबसूरत गुजरती है। और हर इंसान आजकल चाहता है कि उसे खुशी मिले, इत्मीनान हो, ज़िंदगी में सुकून हो। तो सुकून जनाब अल्लाह पाक के ज़िक्र से ही आपको मिलना है। आप जितनी भी दुनियावी ऐश-ओ-इशरत में पड़ जाएं, जितने भी आप जो है वो पैसे कमाने के पीछे दौड़ें, आपको सुकून नहीं मिलना। सुकून जो है वो उस पाक ज़ात के कलाम से और उसके ज़िक्र से मिलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका शुक्र अदा किया करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें और दुआ किया करें कि हर लम्हा हर दिन आपके लिए खूबसूरत हो, खुशियों भरा हो। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मौज़ूआत बड़ी इंटरेस्टिंग है, वन बाय वन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक स्टोरी हम जो है वो शेयर कर लेते हैं। जब भी कोई ख़जाना दरियाफ़्त होता है तो ख़ासकर जो रिसर्चर है वो बड़ा खुश होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। समंदर में एक जहाज़ जो है वो वहाँ पे एक हादसे का शिकार हुआ था, जिसका मलबा जो है वो दरियाफ़्त कर लिया गया है और उस मलबे में जो है वो कई कीमती सोने के जो ज़ेवरात हैं जनाब वो मिले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिससे माहिरीन आसार कदीम को इशारा मिला है कि जहाज़ में सवार लोगों में कोई एक आला ओहदेदार था। और माहिरीन के मुताबिक ये जहाज़ एक दहाई से ज़ायद अरसा कबल दरियाफ़्त हुआ था और इस पर कई साल तक खुदाई के दौरान जो है वो ज़ेरियाब तहकीक यानी रिसर्च जो है वो की जा रही थी। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि जहाज़ से मिलने वाला कीमती ख़जाना इस बात की निशानदेही करता है कि ये कोई आम तजारती जहाज़ नहीं था, बल्कि गालिब इम्कान है कि इसमें किसी आला ओहदेदार या बासर शख्सियत के साथ इसका कोई अमला या इसके जो पार्टनर्स थे वो सवार थे। इसके अलावा दरियाफ्त होने वाली कीमती इशा में जो है वो मज़ीद बताया जा रहा है कि किसी न किसी सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले जो ख़ानदान हैं, उनके जो 4 शहंशाह हैं, उनके दौर के यानी कि जो सिक्के हैं वो भी वहाँ पे मिले हैं। जबकि ये याकूत, ज़मरूद, मोतियों से मज़ीद कीमती जो चीज़ें हैं वो भी दरियाफ्त हुई हैं। इसके अलावा माहिरीन का कहना था कि इस दरियाफ्त से जो है वो जो मज़ीद तजारत है या शाही सफ़र की बात की जाए या उस ज़माने की जो तहज़ीब से मुतालिक चीज़ें हैं अगर बात की जाए तो अहम मालूमात सामने आ सकती हैं। यानी कि मज़ीद इस पर तहकीक रिसर्च जारी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब आपको कई साल पुराने कोई ऐसे आपको मलबा को मिलता है या कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त करते हैं, तो ख़ासकर जो तहकीक करने वाले लोग होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो बड़े उनको क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये कहाँ का हो, कितने साल पुराना होगा, किन लोगों से वाबस्तगी रखता होगा। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक और नई चीज़ है कि अब वो इस काम में मसरूफ़ हो जाएंगे और जल्द ही कोई ना कोई मज़ीद अहम पेशरफ्त सामने आएगी। वेल, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं कहते हैं ख़तरों के खिलाड़ी हैं, एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, पहाड़ी इलाकों की जानिब रुख करने का जो है वो शौक़ रखते हैं, बुलंदोबाला जो चोटियां हैं उनको वो सर करने का शौक़ रखते हैं। वैक नाज़रीन, आपने ये खूबसूरत से जो मनाजिर हैं देखे, ये उनके सफ़र की कुछ झलकियाँ थी। या मुकम्मल सफ़र ऑब्वियसली वो यहाँ पर रिकॉर्ड ना किया जा सकता, ना दिखाया जा सकता, लेकिन कुछ झलकियाँ हमने आपको दिखाई। ये जो इवेंट था, ये जो आपने देखी, जो बुलंद एक चोटी है जिसको अबूर किया गया, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम पहली मरतबा ये ट्रैकिंग रखी गई। और माशाल्लाह से मुल्क भर से, इनके पाकिस्तान के बहुत सारे बेशतर हिस्सों से लोगों ने, ख़वातीन ने इवन जो है वो इसमें शिरकत की और कामयाबी से इस बुलंद चोटी को उन्होंने अबूर किया। और इसी सिलसिले से जो इस ग्रुप के साथ जो लोग थे, उन्हीं के 2 नाम, ख़ासकर वो नाम, पहला नाम जिन्होंने उस चोटी को अबूर किया, यानी कि फ़र्स्ट वहाँ पे वो गए, पहला कदम उन्होंने वहाँ पे रखा, वो भी हमारे साथ है। तो आए ज़रा उनसे आपकी मुलाकात करवाते और फिर इस पूरे सिलसिले के बारे में ज़रा डिटेल से जानते, क्योंकि जितनी खूबसूरत देखने में ये आपको वादियाँ नज़र आ रही हैं, ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली में ये उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़िंदगी और मौत का यहाँ पे सवाल बन जाता है। तो हमारे साथ हैं जी नुमान खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ वो पहले शख्स जिन्होंने पहला कदम रखा उस चोटी पे, कामरान खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, फाइनली सही सलामत वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान, आप ही से मैं शुरू करना चाहूँगी क्योंकि आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस चोटी को अबूर किया। यानी कि पूरा ग्रुप था, साथ आपके नुमान थे और बहुत सारे आपके दोस्त, आपके कलीग साथ थे, लेकिन पहले आप, चूँकि हम प्रोग्राम से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पहले आप थे जिन्होंने वहाँ पे कदम रखा।
कैसे इस सिलसिले का आगाज़ हुआ, ज़रा ये बताइए, कैसे सोचा? ठीक है, केपी के गवर्नमेंट ने इसका एहतमाम किया, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए विल चाहिए होती है, आपने अपने आप को मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे तैयार करना होता है, तो ज़रा बताइए इस पूरे सफ़र के बारे में। मैडम, इस तरह है तो हम तो ट्रैकिंग करते रहते हैं, बहुत सारे इलाकों को हमने विजिट किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जिसमें उन लोगों ने पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेके जाना था, तो कोई 10 पार्टिसिपेंट थे, तो मौका तो हाथ से जाने नहीं देते और फिर इतना अच्छा ट्रिप हो जिसमें इतने अच्छे अच्छे लोग हो साथ, फिर एक प्रॉपर ट्रिप जिसमें मतलब पोर्टर्स भी हो, गाइड भी हो, तो उसको कौन मिस करता है, और स्पेशली इफ़ यू आर एडवेंचर लवर तो आपके लिए तो ये बड़ी बात होती है। तो हमने इसी चीज़ में अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गए। तो हमारा सफ़र जो था वो चित्राल से शुरू हो गया, चित्राल से बुनी तक हम 4x4 जीप पे चले गए, फिर बुनी से वहाँ पर एक गाँव है हरिचन, वहाँ तक भी जीप के सहारे हम चले गए, फिर वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो गया। तो रास्ते में तकरीबन कोई 4 कैंप्स लगे, तो एक एक कैंप को जाने के लिए कोई 7-8 घंटे हमें लगे, लेकिन जो समिट वाला टाइम था बेस 2 से बेस 3 तक जाना, वो थोड़ा टफ टाइम था, क्योंकि बेस 2 पे जब हम पहुंच गए तो सामने नज़र आ रही थी एक बुलंदबाला चोटी, और हम समझ रहे थे कि वही टॉप है। तो लोग कह रहे थे कि 5 घंटे 6 घंटों में वहाँ तक पहुंच जाएंगे। हम तो खैर कोई 2-2.5 घंटे में वहाँ पर पहुंच गए। हमारे साथ जो गाइड था उसने कहा कि आप लोगों ने कर लिया, लेकिन जब हम आगे चले गए तो 2 और चोटियाँ नज़र आई। तो काफ़ी मैं कहता हूँ कि ट्रेकी ट्रैक था, स्पेशली बेस 3 तक पहुँचना। तो उसमें ना लिटरली हम बस रास्ते में सोच रहे थे कि हम किस तरह पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे भी था रास्ते में बारिश भी आई, जलाबारी भी थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन हम पहुंच गए टॉप को। जब हम पहुंच गए, हम कोई 5-6 दोस्त थे, फिर हमने घंटा डेढ़ बाकी लोगों का इंतज़ार किया। कुछ लोग तो जल्दी पहुंच गए, नूमी, समर खान, लेकिन हमारे कुछ साथी बहुत पीछे रह गए थे, तो हम चले गए फिर नीचे बेस 3 की तरफ। लेकिन पूरी रात उन लोगों का इंतज़ार हम करते रहे, और इस तरह भी हमारे दोस्त थे जिन्होंने पूरी रात वहाँ पर गुजारी, माइनस में टेम्परेचर था वहाँ पर। तो एक बहुत ही अजीब सीन था, लेकिन लकीली समिट भी हो गया और सब खैरियत से पहुँच गए। ज़बरदस्त। नुमान, आप मुझे बताएं, हम पाकग्राम पास की बात करें तो पाकिस्तान का मुश्किल तरीन ट्रैक में जो है वो इसको शुमार किया जाता है कि मुश्किल तरीन ये इसके रास्ते हैं, यानी कि इसको सर करना बड़ा मुश्किल ऑब्वियसली काम है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो है वो कामरान भी बता रहे थे, लेकिन आपने किस जगह पे जाके कहा कि ये मुश्किल तरीन काम है और बहुत चैलेंजिंग है और हमें लगता है कि हम वापस मुड़ जाएंगे? ये इस तरह था कि जब हम कैंप 2 से कैंप 3 की तरफ जा रहे थे, जो कामी ने कहा कि सबसे मुश्किल रास्ता था, हमने पहली चोटी को सर किया, तो हमने वहाँ पे खुशी भी मनाई कि हमने सबमिट कर लिया। फिर आगे जाके कैमरन को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस तरह करें, आप लोग आराम करें, आप बैठे, और वैसे भी हमने सबमिट कर लिया, अभी आगे जो है ना सीधा रास्ता होगा, हम चलेंगे आगे। तकरीबन 1 घंटे तक हमने जो है नींद की है, मतलब हमें पता नहीं था। बाद में जब मैं उठा हूँ तो वहाँ दूसरी पहाड़ी से कोई बंदे जा रहे पाकिस्तान का झंडा लेके, मैंने उसको उठाया, उठो उठो, बंदे जा रहे, मैं हैरान हूँ, ये समिट कहाँ पे है? ऊपर एक पहाड़ी को हमने क्रॉस किया, दूसरे गलत पहाड़ी को हमने क्रॉस किया, गलत, वापस उसी जगह पे आ गए, फिर उनके साथ हमने रफ्तार रखी। वहाँ पे मैं लेट गया एक बड़े पत्थर पे, बिल्कुल मेरा जो है स्टेमिना ख़त्म हो गया था। समर खान ने मुझे एक चॉकलेट बार दिया प्रोटीन का, मैंने वो कहा, थोड़ा सा आंखों में ना वो तारीकी ख़त्म हुई। फिर मैं देख रहा हूँ कामरान मुझसे तकरीबन 30 मिनट आगे गया है, ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहा है। मैंने उसको इशारा किया, हमसे नहीं हो सकता, आप जाए। मैं समर को भी कह रहा हूँ कि अभी लिटरली मैं नहीं कर सकता, ये इस तरह लग रहा है कि 2-3 पहाड़ और है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, उसने कहा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप सबसे तेज़ हो, इसलिए ना मैं क्रेडिट समर खान को देता हूँ। तो उसकी वजह से हम आगे गए और हमने जो है वो समिट कामरान के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद हमने भी कर लिया। ज़बरदस्त। कामरान, कितने दिन जो है वो लगे, कितने दिन में आपने जो वो ये इसको कंप्लीट किया चोटी सर की? ये तकरीबन कोई 6 दिन का पूरा एक प्रोजेक्ट था, तो हम तकरीबन 4 कैंप्स हमने लगाए और 5 दिन। तो 4 रातें हमने बेस 1, बेस 2, बेस 3 एंड बेस 4 पे गुजारी, और एक आध दिन का जो ट्रैक था गाड़ी में था, क्योंकि चित्राल से बुनी तक भी पूरा एक दिन लगता है सफ़र में, और फिर वापसी पे भी वही गुलैन की तरफ से हम आ रही थी, तो एक दिन उसी में लगा। तो टोटल 6 दिन लगे थे हमें
मतलब पूरा ट्रैक करने में, चित्राल बाजार से वापस चित्राल बाजार तो आने ये तक। 6 दिन जितने लोग डे फर्स्ट से साथ थे, लास्ट डे तक भी वो लोग सारे साथ बस समझे वही है, सिर्फ हमारे एक दोस्त ने बेस वन का ट्रैक उसने देखा, कोई 7-8 घंटे का ट्रैक था। हाँ। तो जैसे वो बेस वन पे पहुंचे, सुबह जब उठे उसने कहा मैंने वापस जाना है। उसका अच्छा डिसीजन था। हाँ। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में ना ईगो नहीं चलता, आपने अपनी बॉडी को, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को देख के आगे जाना होता है। Obviously. तो उसने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया कि भाई मैंने वहां पर जाना है, मैं चित्राल में आप लोगों का वेट करूंगा। तो मैं ही समझता हूँ कि उसका बहुत अच्छा डिसीजन था। इसके अलावा बाकी जितने भी बंदे थे हमने सर। अच्छा नुमान, जिन रास्तों पे आप गए वहाँ पे ऑब्वियसली बर्फानी ग्लेशियर, ये जो पथरीली ढलवाने हैं, ऑब्वियसली बहुत सारा खतरा वहाँ देखने को मिलता है, सडन लैंडस्लाइडिंग कुछ भी हो सकता है। और इवन नॉर्मली हम देखते हैं जो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा होता वो नहीं है, नज़र कुछ और आ रहा होता है Exactly. और सामने हमारे कुछ और होता है, और जो चीज़ें हैं वो गूगल पे कुछ और आ रही होती हैं। तो कैसे इस सारी सिचुएशन को मैनेज करते हुए ये 6 दिन पूरे हुए? ये तकरीबन 5 हमारे रातें थे और 4 दिन ट्रैक पे पैदल। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इतना सैलाब आया कि बाद में जब हम वापस आए घर तो पता चला कि ये तो पूरा सैलाब है, लेकिन अल्लाह के करम थी, 1-2 मिनट या 5 मिनट तक हम पे जलाबारी हुई थी। उसके बाद हमने बारिश देखी नहीं है। पूरा पाकिस्तान सैलाब से भरा हुआ था और वहाँ पे बारिश और नहीं वहाँ पे बारिश नहीं थी। तो ये हमारे लिए एक लक के तौर पे जो है हम इसको समझ सकते हैं। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं, ये इतना ख़तरनाक रास्ता था कि जो पथरीली पत्थर पड़े हुए थे, हम पहले ये समझते थे कि छोटे मोटे जो पत्थर है वो हिलते हैं, बड़े नहीं हिलेंगे। हाँ। लेकिन जिस बड़े पत्थर पे हम पाँव रखते थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े बड़े पत्थर हिल सकते, क्योंकि वो रॉक फॉल की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से ना वहाँ पे बहुत जो है वो डीली टाइप के पड़े हुए थे सारे पत्थर। तो इसमें हमारे एक ट्रैकर थी समर खान, उनकी पाँव भी फ्रैक्चर हुई थी, एक पत्थर गिर के उसके पाँव पे आया था। तो मसले मसाइल तो बहुत थे, लेकिन ये इंतहाई एक ऐसी रेस थी। मैं आपको बताऊं कि कामी को मेरे बारे में पता नहीं था, मेरे को हम अपने एक दूसरे दोस्तों को भूल चुके थे, क्योंकि हर एक बंदा यही समझता किसी तरीके से जो है ना मैं अपने आप को कैंप 3 तक पहुंचा दूं। ऊपर से रात आने वाली थी और कामी को मैं देख रहा था ऐसे अंदाजे से वो दौड़ रहा था, अल्लाह की कसम जिस तरह की वो डिसेंड कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि किसी तरीके से ये बंदा सेफ निकले, ऐसा ना हो कि यहाँ पहाड़ी से गिर जाए, क्योंकि नीचे 75 डिग्री से हम नीचे जा रहे थे या 80 डिग्री। तो बहुत मुश्किल रास्ता था। अल्हम्दुलिल्लाह बस कई क्रेविसेस से, कई पथरीले रास्तों से बच के हम निकल गए थे कैंप 3 की तरफ, जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया। कामरान, खाने पीने की क्या सिचुएशन होती है, साथ क्या लेके जाते हैं या वहाँ कैंप में जो है वो खाना वाला बनाया मैडम? ये चूँकि खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट फिर वहाँ पर हमारे तरजमीर बैकपैकर्स के नाम से एक कंपनी है, मतलब जो इसी तरह टूर्स वगैरह कराते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों की थी। अच्छा। पोर्टर्स को अरेंज करना, गाइड, रास्ते के बारे में बताना, फूड एंड एवरीथिंग, तो ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे डाली गई थी। तो फूड बहुत अच्छा था क्योंकि उनके पास प्रॉपर शेफ था। जब हम बेस वन पे पहुंचे तो हम तो नॉर्मली जब ट्रैक पे जाते हैं तो अपने साथ नूडल्स उठा के ले जाते हैं, छोटा सा स्टोव होता है और कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन वहाँ पर सीन अलग था। हमारे पहुंचने से पहले बेस वन पर वहाँ पर एक बड़ा टेंट लगा हुआ था, तो हम जिस तरह पहुंचे किचन के लिए अलग टेंट लगा हुआ था, तो प्रॉपर एक हम समझते हैं कि वहाँ पर एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की तरह वहाँ पर हमें ट्रीट किया गया। एंड स्पेशली मैं दाद देना चाहूँगा, वहाँ पर जो शेफ था मज़े मज़े के खाने वो हमारे लिए बनाता था, स्पेशली डेजर्ट, मतलब पहाड़ों में भी हमें डेजर्ट खाने को मिल गई थी। सो उनके जो सर्विसेज थे स्पेशली शेफ के हवाले से, लास्ट में जब हम निकल रहे थे तो हमने स्पेशली उनको अप्रिशिएट भी किया क्योंकि बहुत खाने अच्छे खिलाए उसने पूरे ट्रैक में हमें। क्या बात है, एनर्जी तो चाहिए थी ना, बहुत एनर्जी, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे तो फिर आगे जाने की एनर्जी मिलनी थी ना। नुमान, खवातीन भी थी आपके साथ इस जो है ना वो ट्रैक में, तो टीम वर्क को पूरी आप इस जर्नी की बात, क्योंकि खवातीन को नॉर्मली कहा जाता है कि सिनफे नाजुक है, इतने हार्ड काम या हार्ड ट्रैकिंग उनके लिए खासी मुश्किल हो जाती है, तो पूरी टीम वर्क को या इस पूरी जर्नी को विद लेडीज़ आप कैसे देखते हैं, कैसा रहा ये सफ़र? ये तकरीबन 10 ट्रैकर्स थे हम
और ये 10 ट्रैकर या माउंटेनियर्स, ये तकरीबन 5 लड़कियां और 5 जो है लड़के थे। जी अच्छा, हमें एक ब्रेक लेनी है नोमान। ब्रेक के बाद मैं ज़रा ये आपसे पूछती हूँ कि ख़वातीन के साथ इनका एक्सपीरियंस नाज़रीन कैसा रहा, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इस मुश्किल तरीन रास्ते में औरतों को साथ लेके जाना इट मीन कि अपने आप को भी मुश्किल में डालना है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, अगर आप बुलंद चोटियाँ जो हैं वो देखने के शौकीन हैं, आपके हौसले बुलंद हैं, तो यकीनन आप भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रैकर्स का एक और तारीखी कारनामा जो है वो हमारे सामने आया। तो वही तारीखी लोग भी हमारे साथ हैं, नोमान और कामरान। नोमान, मैं आपसे पूछ रही थी कि इस मुहिम में अब मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी शामिल थी, तो टीम वर्क कैसा रहा? क्या उन्होंने कहीं आपको तंग तो नहीं किया, या आप लोगों ने कहीं उनको तंग तो नहीं किया? ज़रा ये बताएं। टीम में तकरीबन 10 बंदे थे, इसमें 5 ख़वातीन और 5 मर्द। तो लेडीज साइड पे समर खान लीड कर रही थी। अच्छा। फीमेल को समर खान बहुत तगड़ी लेडी है, क्योंकि वो ग्लेशियर पे उन्होंने साइकिल चलाए हैं। आर्टिक से आई है अभी, बहुत जो है वो 5000 और 6000 प्लस माउंटेन्स उन्होंने सर की है। तो ये नहीं है कि ख़वातीन नहीं कर सकती, ख़वातीन में भी ऐसे हैं कि वो हमसे ज़्यादा है, वो आगे जा सकते। पहली चोटी पे जो हम समझ रहे थे कि ये समिट है, उस पर सबसे पहले समर खान गई थी। ज़बरदस्त। और हम तीनों गए थे, कामी में और समर खान, हम तीनों का ताल्लुक दीर से, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पाव रखा था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि आगे भी जाना है। ओके। तो लड़कियों में और भी ऐसे थे हमारे, एक दूसरे के साथ वो फन टाइप ट्रोलिंग भी हुई थी। और वहाँ पे जो है, क्योंकि करना पड़ता है, 5-6 दिन होते हैं पहाड़ों पे, एक दूसरे को तंग भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई बंदा जो है ना वो 8 घंटे में मूड बना के तो आप इतने दिन साथ चल नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो एक फैमिली की तरह, फ्रेंड्स की तरह फैमिली की तरह पड़ता है। तो सबसे पहले जो कामरान ने सर किया था, तो उसका जो है मैंने सहारा लेके ना, जो आखिरी में आई थी उसको मैंने तंग किया कि एक बंदा 8 घंटे में कर सकता है, और आप 34 घंटे में कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? और ये जरा बताए मुझे कि आपने रात वहाँ पे कैसे गुजारी है अकेले? तो इसी चीज़ के बिना पे हमने एक दूसरे को तंग भी किया था। लेकिन ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये कामी जो कहते हैं, ये ईगो का काम नहीं है। ये अपनी बॉडी एबिलिटी को, अपने आप को देख के, अपने अंदर जो आप में एबिलिटी है कि आप कर सकते हो कि नहीं। लेकिन खुशी की बात ये कि सारे फीमेल ने आखिरकार करके दिखाया और दिखाया, यस, कोऑपरेट किया, और जितना हर्डल थी, जो भी मुश्किलात थी, वो मिलजुल के सर की। कामरान, वहाँ पे और जो हमें सुनने में आया, जो डिटेल हमारे पास है, उसमें ऑस्ट्रिया के कोह-ए-पैमा की कोई यादगार तख्ती भी आप लोगों को मिली है, ज़रा ये भी बताएं कहाँ से मिली? जी बिल्कुल, जिस तरह टॉप पे हम पहुँच गए तो वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई थी 1975 पे। तो उसके बारे में ये है कि वहाँ पर पोर्टर ने बताया कि यहाँ पर आते हुए उसकी फोत हो गए थे वहाँ पर। अच्छा। मतलब उस ट्रैक को करते हुए तो 1975 उस तख्ती पे लिखा है थे कि वो 1975 में ही वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। 1975 में वहाँ पर डेथ हो गई। तो उसके प्रॉपर एक तख्ती लगी हुई है टॉप पे, और लोग जब भी जाते हैं तो उसके साथ एक यादगार के तौर पर लगा हुआ है। बट आई डोंट नो कि वो लगाई किसने है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उसने खुद लगाई है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उसने खुद लगाई है, क्योंकि प्रॉपर एक मतलब एक टेन से बनी हुई है, प्रॉपर उस पर स्क्रू लगी है, सही टाइट है, क्योंकि उस टाइम से लेकर अभी तक बिल्कुल सलामत है। उसको जो रेस्क्यू करने उन्होंने वहाँ पे लगा दी। हाँ, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। जी मैम, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई इंटरेस्टिंग वहाँ पे चीज़ें नजर आई आपको? वहाँ पर असल में हमारा जो गाइड था वो बता रहा था कि 4 साल पहले मैं इस रास्ते से गया हुआ था, तो रास्ता कुछ अलग था। अभी रास्ते का पता ही नहीं, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस, रॉक फॉलिंग और ग्लेशियर्स वगैरह का आना इतना मामूल बन चुका था वहाँ पर कि रास्ता खत्म ही हो गया। कहीं आप बीच में रास्ता भटके? रास्ता तो डेफिनेटली रास्ते का पता ही नहीं था। मतलब बेस 3 से हमने कैंप स्टार्ट, बेस 3 तक जब पहुंचते थे हम, तो टॉप से थोड़ा नीचे हो के हमें रास्ते का कुछ पता ही नहीं था, रास्ते का नाम निशान नहीं था। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े थे। नूमी जो कह रहा था कि ये भाग जा रहा था, तो वहां पर मलबा था, छोटे छोटे पत्थर थे, और वहां पर जब पाँव रखती थी फिसले जा रही थी। तो मैंने कहा वही भाग के क्यों नहीं जाए, तो मैं भाग के वहां से चला गया। और पत्थरों की अगर बात की जाए तो रॉक फॉलिंग हुई थी, वहां पर किसी भी पत्थर पे एतबार नहीं था, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी पत्थर वैसे ही पड़े थे। बंदा पत्थर पे पाँव रखता था तो हमने हाइकिंग स्टिक से मदद लेके एक चीज को चेक किया, दूसरी को चेक किया, तो बस उसी पे चलते रहे। मतलब कभी पाँव फिसल भी जाती थी तो हाइकिंग स्टिक सहारा दे देता, कभी दूसरा। तो मतलब कोई ट्रैक बना ही नहीं था। ट्रैक था
वो हमारा जो गाइड था वो कह रहा था कि यहाँ पर म्यूल के लिए भी रास्ता बना हुआ था, लेकिन ज़्यादातर ये रॉक फॉलिंग जब से हुई है तो बिल्कुल वो रास्ता बिल्कुल गायब ही था। तो हर बंदे ने अपने लिए रास्ता बनाया, मैं अपने रास्ते पे गया, ये अपने रास्ते पे गया, मदद आपके तहत बस रास्ते आपके तहत बस सिर्फ आगे जो लोग चलते गए बस उसी को देखे कि हाँ बस वही डायरेक्शन है। तो कोई बंदा उस साइड से आया, कोई उस साइड से आया, बस हर बंदे अपनी तरफ से चला तो गया। ऐसा भी तो हो सकता था ना, मतलब अब अपनी मदद आपके तहत, ये रास्ते हैं ही नहीं और बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता बहुत लंबा वो सफ़र हो सकता था, या जो हमारा टारगेट था या जो हदफ था जिस हमने जगह पहुंचना था, हम कहीं उससे वो राइट होती और हम लेफ्ट पहुंच जाते। इसमें हम ये करते थे कि सामने अगर बंदे नजर आ रहे थे कि वो जा रहे हैं तो अब वही डायरेक्शन पे जाते थे। ऐसा एक दफा हुआ कि कोई भी नहीं थी, जिस तरह नूमी ने बताया कि हम टॉप पे पहुंच गए तो हम वहां पर सो गए क्योंकि कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी। इसी तरह नीचे भी एक जगह इस तरह आए जहां पर कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी, तो हम एक बड़े से पत्थर थे वहां पर हम बैठे, ड्रोन शॉट्स हम ले रहे थे। तो इसके बाद गाइड आया, उसने कहा कि आप लोगों ने इस रास्ते से जाना है। तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब सामने कोई लोग नहीं थे, उसके डायरेक्शन को हमने फॉलो नहीं किया। तब तक डायरेक्शन नहीं मिलती तो हम ट्रेवल नहीं करते, लेकिन जब डायरेक्शन मिल जाती कि लोग जा रहे हैं तो वहां से जिस डायरेक्शन पे लोग जाते थे उसी डायरेक्शन पे हम अपना रास्ता बना के ये जाते टीम थे। वर्क वाला काम है, ये अकेले बंदे की बस की बात देखिए मैम, पहाड़ों पे चढ़ना इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। यस, एक टीम होता है, स्पेशली पोर्टर्स होते हैं, गाइड होते हैं, आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, वाकई जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि पहाड़ ये F9 पार्क की और ट्रेल नहीं है कि उस पर आप चलते जाओ भाई, प्रॉपर एक चीज़ है, लोग होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, और स्पेशली वहाँ पर जो गाइड होते हैं यू हैव टू फॉलो दिस, चाहे वो गलत क्यों भी ना हो। बहुत होता है नौजवान, फिर जिंदगी और मौत का सवाल होता है। आप इस मुहिम के दौरान कौन से ऐसे मंजर, कौन सी ऐसी यादें समेट के आए हैं सिवाय उस औरत को तंग करने के? हाँ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था हमारा जो हमने पहले नहीं किया था, क्योंकि 5100 मीटर चोटी सर करना या पास करना ये इंतहाई हमारे लिए पायनियर थे हम इस ट्रैक के, क्योंकि पहले 27 साल बाद इस लोग शेपर्ड्स वगैरह लोकल वगैरह गए थे, लेकिन कोई सरकारी सतह पे नहीं गया था। तो हम ऐसे रास्तों की तरफ जा रहे थे कि मैंने वहाँ पे पूछा कि ये हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से या CNW डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि रास्ता हम बना रहे हैं, रास्ते का हमें पता नहीं है। तो देखिए आज जो बाद में आएंगे ना, आप उनकी हेल्प कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस तरह था कि एक जगह पे हम कैंप 2 तक जब पहुंच गए तो ऊपर से जो है ना बिल्कुल रॉक फॉलिंग हो रही थी, और रॉक फॉलिंग बिल्कुल डराने वाली, वो आवाज़ ही दे रहे थे। पहले से पता चलता था या कोई जेब 17 थंडर उड़ रहा है, बाद में जब पत्थर आते थे हमें पता था कि रॉक फॉलिंग हो रही है। तो सबसे पहले रॉक फॉलिंग थी, मैं डर गया था, मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि कोई जहाज आ रहा है, मेरे ख्याल में वहाँ पे पहाड़ों पे बहुत नज़दीक जहाज आते हैं ना। तो बाद में मैंने एक टाइम लैप्स पे वीडियो लगाई थी, वो वीडियो में है भी वो रॉक फॉल हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि रास्ता वही है, वही रास्ते से हमने जाने जहाँ से रॉक फॉलिंग हो रही है। फिर ऊपर जाते हुए सुबह फॉर्चुनेटली या लकीली तकरीबन 3 घंटों तक कोई रॉक फॉल नहीं हुआ। ये रहमत और ये मैं एक अल्लाह के कुदरत समझता हूँ। उसके बाद ऊपर गए तो ऐसे ऐसे जगह हमने देखे हैं, ग्लेशियर्स वगैरह, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर, एक पत्थर की छोटे पत्थर के ऊपर बड़ी चट्टान पड़ी है। ये कैसे? ये सारे अल्लाह की कुदरत थे। हम देखते जा रहे थे और ऐसे लास्ट में एक ऐसे ग्लेशियर के पास पहुंच गए कि ग्लेशियर की हाइट तकरीबन 50 मीटर तक था शायद का। 50 मीटर से ऊपर एक ग्लेशियर है, उसको हमने क्रॉस करना है। हम नीचे चिवेंटी की तरह जा रहे, ऊपर ग्लेशियर की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह के बॉटल नेक है K2 पे, उसी तरह का था। मैं देख रहा हूँ सीरियसली, मेरे आंखों से जो है ना वो सफेदी ख़त्म हुई थी। मैं बिल्कुल वो देख रहा था कि क्या सीन है यार, ये बिल्कुल मैं पूरा उसको नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने कहा कि अपने पाँव की तरफ देखना है, ऊपर नहीं देखना है, बस चलते जाना है। जब मैंने राइट की तरफ जब मैंने गया तो ग्लेशियर इस तरफ था। फिर मेरा दिल जो है थोड़ा सा वो ठीक हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है, ये ऐसा ना हो, क्योंकि ऊपर जलाबारी हो रही थी, बारिश हो रहा था, तो उससे जो है ना ग्लेशियर फट सकता है। ये मसले बहुत थे। टेम्परेचर क्या था वहाँ पे? टेम्परेचर राउंड अबाउट कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा था, कुछ कैंप्स में ज़्यादा नहीं था, लेकिन 12, 13, 14 और लास्ट में जो जब सर्दी होती है फिर तारीखी आती है, रात शुरू होते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन माइनस में चला जाता है, राउंड अबाउट -2, 3, 4 तक। या हमने क्योंकि समिट हमने पहले क्रॉस किया था, रात में नहीं, तो जो बंदे ऊपर थे वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो इसमें क्या हिफाजती तदबीर क्या इख्तियार की गई ताकि खुदा न खास्ता कोई
अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है, जैसे वो आपने बताया कब की कोलीग का वो पाँव भी फ्रैक्चर हुआ उसके फिंगर, या कोई और किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, मोस्टली आपका एटमॉस्फेयर ऐसा, आबो हवा ऐसी होती है कि आप नहीं बेयर कर सकते, तो क्या तैयारी होती है? जिस कंपनी के साथ हम थे तो उनको मतलब 3 स्टार सर्विसेज या 4 स्टार सर्विसेज कंपनी देखते हैं गवर्नमेंट, तो इसी हिसाब से हमारे ट्रैक में एक डॉक्टर भी था, वो माउंटेनियर भी था और डॉक्टर भी था, उनका ताल्लुक भी अपर दीर से लोअर दीर से था नॉर्मल, तो वो हमारे साथ MBBS डॉक्टर था और वो ख़ुद जो है ना सारी चीज़ों को हैंडल करता था, उनके साथ फर्स्ट एड किट, हत्ता कि हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद थी, इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें, तो वो कर रहे थे, सारे जो मैनेजमेंट थी वो सारे वो कर रहे थे। लेकिन इसके साथ तबीयत खराब तो नहीं हुई वहाँ पे ज़्यादा सीवियर किस्म की? सीवियर किस्म की ख़राब नहीं हुई थी किसी की, कुछ फ्रैक्चर हुई थी, मैंने आपको बताया था समर खान के पाँव, और उसके साथ साथ और भी बंदों को मसाइल थे, तो उनको दवाइयाँ देना, इंजेक्शन, और फिर उसका जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना वो डॉक्टर करते थे। लेकिन स्पेशली मैं जो समझता हूँ पूरे ट्रैक पे, जो जिस तरह एक मैन ऑफ द मैच होता है या जो भी है, तो हमारे जो बंदे थे, हीरोज़ थे, वो पोर्टर्स थे, क्योंकि हम तो जा रहे थे, हमारे पास तो तकरीबन 8 किलो या 3 किलो या 4-5 किलो 10 किलो, लेकिन वो 25-25 किलो का वज़न, 30 किलो का वज़न उठा के फिर एक जगह पे अपने सामान रख के अपने दूसरे बंदे से सामान उठाते थे, हमें रास्ता दिखा रहे थे, तो वो असल हीरोज़ वो है, असल बंदे वो है जो वो कर रहे थे हमारे साथ, ये सारे उनको पता था, क्योंकि एक तो सारा सामान लेके एक कैंप तक पहुंचाना, फिर कैंप तक पहुंचते ही उन्होंने रुकना नहीं है, सारा सामान उतारना, हमारे लिए कैंप्स लगाना, हमारे लिए पूरा सेटअप करना, रास्तों में जो है ना अपने दोस्तों को, कुछ उनके दोस्त भी गिरे थे, कामी की बैग सारे जो है ना दरिया में बह गए थे, तो इस तरह दुबिगाट टाइप बना हुआ था कैंप 4 में, कैंप 3 में सॉरी, कैंप 2 और कैंप 3 में सारी चीज़ें हमने वो छोटे छोटे बुशेस पे जो है ना अपने शर्ट्स वगैरह वो रखे हुए थे, तो ये सीन हुए थे, लेकिन पोर्टर्स असल हीरो थे जो ऑब्वियसली वही बात है ना कि ये सारा एक टीम वर्क है, टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कामरान, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ऑब्वियसली ये जो इनिशिएटिव लिया गया, क्या आगे आने वाले वक्तों में भी आप समझते हैं कि ऐसे जो है वो इवेंट्स होंगे, ऐसे ट्रैक्स का वो इनेकाद करें, क्योंकि ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, खासकर वो जो एडवेंचर के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अगर प्राइवेट सतह पे तो बहुत जगहों पे हो रहा होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा हो तो लोग ज़रा ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। मैं सही है, बिल्कुल, हम भी काफ़ी खुश थे। इससे पहले हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी है उसने तरजमीर बेस कैंप का किया हुआ था पिछले साल, और इस साल ये पाकाम ट्रैक हो गया। इसके बाद जो आने वाला है उस पे बता रहे थे सर कि हमने ये फलकसर जो कि मानक्याल की पहाड़ी रेंजेस में आता है, कलाम स्वाद, ये वहाँ की सबसे बड़ी पीक है और इसकी हाइट भी कोई 5900 समथिंग इसी तरह है, यानी इससे ज़्यादा है। हाँ, इससे ज़्यादा है, उसको सबमिट करने का वो सोच रहे हैं। तो होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो एडवेंचर लवर है, और ज़्यादातर लोग तो अपने पॉकेट मनी पे ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा शौक है। और अगर मैं कहूँ कि कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है यही ट्रैवल करना, टूरिज़्म को प्रमोट करना, ये सबसे मुश्किल है। तो इसमें वजह ये है कि आपने कंटेंट भी बनाना होता है, आप फाइनेंशियली भी टॉर्चर होते हैं, फिजिकली भी टॉर्चर होते हैं, तो ये सारी चीज़ इनमें शामिल है। तो अगर इसी तरह लोगों को हुकूमत की तरफ से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, ये बेहतर होगा। नुमान, आप बताएं, पाकिस्तान में जो एडवेंचर टूरिज़्म है आलमी सतह पे अगर देखा जाए तो इसको फ़रोग देने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम मज़ीद होने चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउंटेनियरिंग या समिट करना, पीक पे जाना, पासेस करना, ये इंतहाई मुश्किल काम है, और इन मुश्किल कामों में गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेशनली हो, नेशनली हो। सबसे पहले इस पे जो है ना वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वाक़ियात सामने आते हैं, लोग प्राइवेट जाते हैं, उनको पता नहीं होता, प्रोटोकॉल का पता नहीं होता, पहाड़ों के रिवाज क्या है, इसी हिसाब से जो है पहाड़ों का भी एक मूड मिजाज होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो कब बदल जाए पता नहीं चलता, मौसम बदल जाते हैं, ज़लज़ले आ सकते हैं, अनसर्टन कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको, ये ऐसी डिसीजन है जो बंदा जो है पहले से इनके कुछ रूल्स है, कुछ एथिक्स है, कुछ रिवाज है, वो उनको जो है ना समझना चाहिए। तो नौजवानों के लिए जो है ना आप कोई पैगाम दे, खासकर वो जिन्हें बड़ा शौक है ऐसे एडवेंचर करने का, उनके लिए आपका पैगाम?
नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि ये कोई मामूली काम नहीं है कि आपने किसी को देख के जो है ना अपना बैग पैक कर लिया और पहाड़ी की तरफ आप निकल पड़े। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। सबसे पहले हमने जो है उस चीज़ को पहचानना है। किसी बंदे ने 10 साल मेहनत की है, किसी ने 15 साल मेहनत की है, तो उसकी मेहनत के हिसाब से जो है वो उनको सिला मिल रहा है। तो एक दिन में ये सर नहीं कर सकते, उसके पहले जो है ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। कामरान, आप क्या कहेंगे हमारे नौजवानों को या स्पेशली ख़वातीन को, आप कोई पैगाम देना चाहें? क्योंकि शौक़ तो शौक़ है। यूथ को तो बस मैं हर जगह पे यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर लोग ये फेक स्टेटस और लोगों के बड़े बड़े फॉलोअर्स देखकर पागल हो जाते हैं कि भाई हम रातों रात किसी तरह वायरल हो जाए। तो इसी चीज़ को लेकर वो नेगेटिव कंटेंट की तरफ आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब से कोविड के नाम पे 2019 में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल चला गया कि एजुकेशन अब इसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पर एक फ्री हैंड भी मिल गया। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी में स्पेशली एशियन कल्चर में छोटे बच्चों को, स्पेशली स्कूल के बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाता था, तो उनको एक्सेस हो गया मतलब सोशल मीडिया को। तो वहाँ से थोड़ी बहुत चेंजेस मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में आने लगे हैं, बच्चों में आने लगे हैं, उनके आदात ये सब कुछ चेंज हो गए। बहुत वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हम दूसरों के मसाइल पर खामोश क्यों रहते हैं? देखिए, मसाइल तो मसाइल होते हैं, वो चाहे मेरे हों, आपके हों, सबके हों, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब दूसरों की मुश्किलात देख के आप खामोश हो जाते हैं तो कल को वो मुश्किल आपको भी देखनी पड़ सकती है, वो वक्त आप पे भी आ सकता है। तो देखिए, इस्लाम भी कहता है ना कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर कोई मुश्किल में है तो आप उसकी मदद करें, जिस लिहाज से भी, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ला ताल्लुकी जो है ये हमारे मुआशरे में एक बहुत ही ऐसे कहें कि एक ऐसी बेहिसी की अलामत बनती जा रही है जिसकी वजह से हर इंसान को मज़ीद मुश्किलात या मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या कहीं ना कहीं कोई खौफ है। अब ये पूरा सिलसिला क्या है, किस तरह से एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, कैसे अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ है तो हम उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, या अगर ये बेहिसी हम में आ गई है तो कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, इस पे बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर दिखावे का एक बड़ा रिवाज जो है वो चल पड़ा है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, अगर हम किसी की मुश्किल को हल करने की, आसान करने की कोशिश करें तो उसमें भी हम फिर दिखावा ऐड कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली फिर आप जिस पर्पज़ की, जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे होते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर वो चीज़ उससे निकल जाती है। तो ज़रा इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। आयशा हमारे साथ होंगी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के मसाइल को जो है वो हल किया जा सकता है, कहाँ से, क्योंकि नॉर्मली तो कहा जाता है कि ये तरबियत आपको घर से मिलती है। माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, और अगर घर से ये तरबियत हमें मिलने लग जाए, घर से ये प्रैक्टिस, ये ट्रेनिंग शुरू हो जाए, छोटे छोटे अहदाफ जो हैं वो बच्चों को दिए जाएँ, उनको बताया जाए कि किस तरह आपने किसी की मदद करनी। इवन आप बच्चे को ये सिखाएं कि आप अपना रूम साफ़ करें, या आप जो किसी को एक गिलास पानी जो है वो पकड़ा दें, या किसी बुज़ुर्ग को आप सलाम करें, किसी को रोड क्रॉस करवा दें। यानी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों से करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं तो बच्चों में फिर जज्बा पैदा होता है दूसरों के मसाइल को हल करने का, दूसरों की मुश्किलात को अंडरस्टैंड करने का, ना कि वो किसी को मुश्किल में देख के दुम दबा के वहाँ से भागे कि ये तो मेरा मसला ही नहीं है, मैं इस लांझे में क्यों पड़ूँ। देखिए, अगर ये प्रैक्टिस हमारी होगी फिर मुआशरे में मसले मसाइल आएंगे। जो हम जब ये कहने लग जाएं कि ये तो मेरा मसला नहीं है, मैं इसमें मुदाखलत क्यों करूँ, मुझे इससे क्या कंसर्न, तो फिर यकीन जाने ये जो वक्त है ना घूम फिर के आप पे भी आ सकता है। कल को आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, कल को आप किसी मुश्किल में हो सकते हैं। लाइफ है ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कभी भी ये मुश्किल आ सकती हैं। जो ज़िंदगी का सफ़र है ये एक सा नहीं रहता, ये हमेशा खुशी वाला भी नहीं रहता और हमेशा गम भी नहीं रहता। यानी कि अगर आप खुश हैं तो माइंड में रखें कि ये वक्त भी गुजर जाना है, और अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो भी आप माइंड में रखें कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये वक्त एक सा नहीं रहेगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आप मुश्किल वक्त में हैं तो जो लोगों के रवैये हैं, किस किस ने आपका साथ दिया, किसने आपका साथ नहीं दिया, ये चीज़ें जो है ना हमेशा याद रहती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कल आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप शिकवे शिकायत ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है
कि जब आपकी किसी को ज़रूरत थी, जब आप की मदद किसी को दरकार थी, कोई मुश्किल में था आपके सामने, वो आपसे मदद की पुकार कर रहा था, आपसे हेल्प लेना चाह रहा था, हो सकता है कि वो मुंह से ना बोल पा रहा हो, लेकिन उसकी आंखें, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हालात आपसे ये डिमांड कर रहे हो कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आपने उसको नज़रअंदाज किया हो तो आज वो मुश्किल वक्त आप पे भी आ सकता है। तो इस पे ज़रा बात कर लेते हैं कि कैसे दूसरों के मसाइल हल किए जाएं, ना कि उस पर खामोश रहा जाए। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आयशा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आयशा। मुझे बताइएगा कि हम दूसरों के मसाइल या मुश्किलात को देख के, क्योंकि आजकल ये प्रैक्टिस सोसाइटी में हमें बड़ी देखने को मिल रही है, हम खामोश क्यों हो जाते हैं या उस जगह से क्यों निकल जाते हैं कि ये मसले में है, ये मुश्किल में है, मेरा तो कंसर्न नहीं है, तो मैं क्या इसमें मुदाखलत करूँ। तो ऐसा क्यों, ये रवैया क्यों माशरे में देखने को मिल रहा है? क्योंकि माशरे हम लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम दूसरों की परेशानियों से आंखें फेर लेते हैं क्योंकि हमारे अपनी बहुत प्रायोरिटीज हो गई हैं, हमारी एक बिजीनेस हो गई है और हम अपनी जिम्मेदारी और काम को दूसरों पे डालने लगे। हमें लगता है कि ये काम जो आज हमें आवाज उठानी है पहले कोई और उठा ले, तो हम इनिशिएट नहीं लेते किसी भी काम के बारे में। एक खौफ है, हमें अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज का खौफ है, हमें बिजनेस का खौफ है। हमें लगता है ये सही और गलत के आने के दरमियान में कहीं हमारी जो हमने एक लाइफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फॉल बनाया हुआ है, तो कहीं इसमें कोई डिफिकल्टी ना आ जाए। तो वो एक फेयरनेस है हमारे अंदर जो आवाज उठाने से गुरेज करती है। अच्छा, और साथ ही मैं आपका जी 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 आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। साथ ही मैं आपको टॉपिक सुन रही थी कि जब आपने बात की कि बच्चों में भी हमदर्दी का जो एक एलिमेंट है वो किस तरह डाला जाए, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटीज होती है ना वो पेरेंट्स होते हैं, यानी माँ होती है, बाप होता है, या घर का एक एटमॉस्फेयर होता है। तो जब तक पेरेंट्स अपनी बच्चों को, जब वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनमें इगोइज्म होती है, इगोइज्म जो है ना वो बाय बॉर्न होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी के जज्बात को समझ सकें। तो 3 साल की उम्र से आपको अपने बच्चों में ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट देनी चाहिए कि घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें गिविंगनेस हो, जिसमें शेयरिंग हो, जिसमें थोड़ा पेशेंस हो, ताकि वो एक ग्रो इस तरीके से माहौल में करे कि वो जब बड़ा हो तो उसे ऑलरेडी इन सब चीज़ों की आदत हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक जो चीज़ हमें नॉर्मली देखने को, सुनने को मिलती है कि लोग इस खौफ से भी किसी की मदद नहीं कर रहे होते कि खुदा न खास्ता अगर मैं इसकी मदद करने के लिए, क्योंकि मुश्किलात किसी भी टाइप की हो सकती हैं, तो वो ये समझते हैं कि अगर हम इसकी मदद करने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। क्या इस खौफ से भी या इस डर से भी लोग दूसरों की मदद नहीं करते? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम 50% ठीक है तो 50% हमारे साथ बुरा हो भी जाता है। इन सम हाउ केसेस मैं एक लॉ के तहत भी बात करूंगी कि जब हम एक लाइव स्पॉटेड कोई क्राइम देख रहे होते और हम उसको लेकर जो है भाई आई विटनेस बन जाते, मगर यहाँ सिविल कोर्ट्स में प्रॉब्लम्स इतनी आती हैं, 8-8 10-10 साल केसेस चलते हैं। आप एक बीइंग अ सिविलियन आप इतना लॉन्ग टर्म किसी भी क्राइम को लेके नहीं चल सकते, तो आपको इंसाफ नहीं मिलता। कुछ एक फियर भी है हमारे यहाँ कि मेरे साथ खुद बहुत टाइम मैंने ऑफन किया है, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत सारी जगह पे हम आवाज उठाते हैं मगर हमें ऑन स्पॉट नहीं मिलता, एक टाइम टेकिंग पीरियड चला जाता है। और जहाँ तक बात करते हैं हम सोशल मीडिया की, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर इंसान को बुरा या सही या गलत फौरन जज कर लिया जाता है, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि जब अगर किसी की कोई चीज, कोई इश्यू अपलोडेड होता है, अगर किसी सोशल पर्सन का है, तो हम लोग अपनी राय देने में इतनी जल्दी करते हैं ये सोचे बगैर कि ये सही है या गलत। अच्छा, राय की आपने बात की तो ये आयशा, हम हर कोई अपना जो है ना वो तज्जिया ऐड करने की कोशिश, राय देने की कोशिश कि नहीं तुम यहाँ से ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तुम फलां से मदद ले दो, तुम ये काम करोगे तो इस मसले से निकल जाओगे, तुम ऐसा करते तो शायद ये मुश्किलात ना आती। यानी इस तरह के लेक्चर देने के लिए तो हम बड़े जो है ना वो फ्रंट पे आ जाते हैं और बड़े पेश पेश होते हैं, लेकिन जब अमली या प्रैक्टिकली हेल्प की बात आती है तो वहाँ पे हम दुम दबा के भाग जाते हैं। ये रवैया आप नहीं समझते कि ये जो डबल पॉलिसी है इससे ज़रा हमें निकलना चाहिए? अगर मशवरा दे रहे हैं तो फिर हेल्प भी करें।
ये मुनफी पॉलिसी जो है ना, ये इसलिए है कि हमारे रवैयों में मुनफी हम हो चुके हैं। हाँ। और हम बहुत आसानी से एक शॉर्ट टर्म अपनी राय दे देते हैं, उसमें हमें मेहनत नहीं लगती, हम बहुत जस्ट वन क्लिक पे बहुत कुछ बोल सकते हैं। मगर उसके पीछे जो एफर्ट्स होती हैं, जो आप बात कर रहे हो, अगर आप वो प्रैक्टिकली करते हो तो उसमें एक प्रोसेस्ड होता है। और हम अपनी सुस्ती और काहली की वजह से ना उस प्रोसेस से निकल कर सोशल मीडिया पे अपनी कैंपिंग करके, अपनी राय पेश करके, या किसी को फौरन से जज करके सही गलत का अपना एहसान उतार देते हैं कि हमने माशरे में कंट्रीब्यूट कर दिया है। और हाँ। ये एक खुदगर्जी है, क्योंकि ये भी एक क्राइम है, क्योंकि डिजिटल जो मीडिया है जी। अब वो बड़ा प्रोसेस्ड हो गया है, बड़ा साइबर क्राइम इस पे काम कर रहा है। तो हम ये नहीं सोचते कि ये गलत या सही हम बोल रही हैं, राय नहीं है, ये आपका एक तरीके से वोट है वो किसी को जज करने के लिए। क्योंकि अब हम मिलियंस पे फॉलोअर्स पर जो फॉरन बिलीव कर लेते हैं कि यार इसका कंटेंट इतना जो है ना अपरेटेड है, तो डेफिनेटली इसकी बात ठीक होगी। लेकिन समहाउ ऐसा भी नहीं नहीं होता है। होता, हमें बिल्कुल खुद ऐसे ही है। को हाँ। अच्छा हमें खुद भी अपनी जो है ना, जी 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 जी। अच्छा ये जो सुनने का रुझान है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई मसले में है, कोई मुश्किलात में है, कोई परेशान है, अगर आप उसकी परेशानी सुन भी लेंगे ना तो आप उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये क्योंकि बिल्कुल। हमारे सोसाइटी में इस वक्त सुनने वाले कम और सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। आया ये सुनने का जो रुझान है ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एक किसी की परेशानी को सुन लेना, किसी की बात को, क्योंकि देखिए इससे दिल हल्का हो जाता है। जब आप काम हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे, तो फिर आप कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं अपने मसले का, खुद ही कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। तो सुनने वाले लोग भी हमें नज़र नहीं आते कि चलें सुनने वाले ही कोई मिल जाए, सुन के ही हमारी हेल्प कर दें। दरअसल बात ये है कि हम हाँ। लोग अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो जजमेंटल हो जाते हैं। और अगर हम एक कम्युनिटी की बात करें कि जब हम कहते हैं कि हाँ। माशरा बनता है, चार लोग जब बैठते हैं एक दूसरे से अपनी थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, तो उनकी राय कायम होती है। सामने वाला आपको और पॉजिटिव राय देता है, कहीं नेगेटिव भी आती है। मगर ये दुरुस्त है कि अब वो जो चार लोग बैठते हैं ना, जी। वो वाकई आपकी बात नहीं सुनते। उनके पास पहले से उसके ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट प्लान्स होते हैं, वो आपको उस तरीके से मोटिवेट नहीं करते। और ये बहुत गलत रवैया है, क्योंकि हमें पहले आपका प्रॉब्लम्स, आपके जजमेंट्स करने से पहले आपको सुनना जरूरी है। Yes. जब तक आप कोई बात समझ और सुन नहीं पाएंगे, आप जज नहीं कर सकते। Obviously. लेकिन हमारे माशरे में डिजिटल यूजिंग की वजह से ना टाइम एक दूसरे को देने के लिए बहुत कम है। हमारी अपनी प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। बच्चों की प्रायोरिटीज हम पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कर दी हैं, और हम अपने ही सिबलिंग्स को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो हम बाहर माशरे की क्या बात करेंगे कि हमें लगता है हमने पर्टिकुलर फिक्स कर दिया अपने टाइम, जो कि बहुत गलत है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कचहरियां हुआ करती थी, चाहे मदर हो, वो अपनी एक्सटर्नल साइड, अपनी मदर साइड, दोनों तरफ बैठा करते थे, बातें किया करते थे, या बिल्कुल खानदान ऐसे। में कोई मसले मसाइल होते थे, ऑब्वियसली मिलजुल और के, फिर यानी बच्चों कि से उस सीखते बात थे। को डिस्कस किया जाता था। लेकिन अब वो जी मिलजुल के एक बिल्कुल दूसरे के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं। करना, उसका हल निकालना, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली सोसाइटी से ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक फिर मसाइल जो हैं या मुश्किलात वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम फैमिली कल्चर से इस चीज को खत्म कर चुके हैं। पहले पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के अच्छा, फैमिली में अगर 15-20 लोग हैं, फैमिली की चूंकि बात हो रही, तो फैमिली के लिए मैं चाहूंगी कि वन लाइन आपकी कोई एडवाइस। फैमिली के लिए मैं ये बात कहूंगी कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो तब भी हमें अपने जो हमारे बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के एडवाइजेज हैं या दूसरों की एडवाइजेज हैं, उसको सुननी चाहिए। सही। हमें एक ना 1 वीक में एक डे बनाना चाहिए जिसमें बच्चा, बड़ा, फैमिली का कोई भी ठीक, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक आपकी हेल्थ के हवाले से है। टॉपिक क्या है डिटेल में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये स्टोरी भी आपकी सेहत के हवाले से ही है, बल्कि सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने के दरमियान जो है वो एक एक घूंट पानी भी साथ, यानी एक नवाला लिया साथ एक घूंट पानी जो है वो पीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च हुई है, एक नया इंकशाफ जो है वो सामने आया है कि खाने के दौरान जो है वो बार बार पानी पीना वज़न कम करने में
मददगार जो है वो होने की बजाय उल्टा जो है वो ज़्यादा खाना खाना है उसका सबब बन सकता है। आमतौर पर नाज़रीन ये भी समझा जाता है कि खाने के दौरान पानी के जो घूंट लेने से जल्द पेट भरने का एहसास होना शुरू हो जाता है, जिसके बायस आपके जो कम ग़िज़ा है वो खाई जाती है। इसके अलावा तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि जो अफराद खाने और पानी पीने के दरमियान ज़्यादा यानी कि बार बार एक रद्दोबदल करते रहते हैं, उन्होंने भी मजमूई तौर पर ये ज़्यादा खाना खाया। इससे कबल जो है वो और बेशतर तहकीकात में भी देखा गया कि मोटापे का शिकार अफराद खाने के दौरान ज़्यादा देर तक पानी पीते हैं और तेज़ रफ्तारी से पानी पीते हैं और पूरे खाने के दौरान वक्फे से पानी पीने का रुझान ज़्यादा रखते हैं। माहिरीन का कहना था कि ये नताइज इस बात की निशानदेही करते हैं कि खाने के दौरान पानी पीने और खुराक की मिकदार के दरमियान ताल्लुक़ पहले से तसव्वुर किए जाने से मुख्तलिफ हो सकता है। ताहम इस हवाले से हतमी नतीजा अखज़ करने के लिए मज़ीद जो है वो तहकीक की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें खाने के दौरान कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खाना जब खा रहे होते एक नवाला जो है वो खाने का लेते हैं और दूसरा जो है वो घूंट पानी का पीना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी आपकी हेल्थ के लिए, आपके खाने के लिए दुरुस्त नहीं होता। इवन इसमें हम प्रोग्राम में भी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि आपको पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इस पर हम बात करते रहते हैं। वेल, हेल्थ की जब बात की जाए तो आज ट्यूसडे है, आपको पता है, आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। एक स्पेसिफिक टॉपिक हम लेकर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आपको पता है कि आज हेपेटाइटिस डे भी है और ये बहुत कॉमन भी होती जा रही है डिजीज़, क्योंकि जब हम नाज़रीन जिगर की बात करते हैं, वैसे नॉर्मली कहते हैं बिना तुम मेरा जिगर हो, जिगर ख़राब हो गया तो पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह बॉडी में भी ये जो हमारा ऑर्गन है जिगर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये देखें हो रहता तो ये खामोश है, साइलेंट है, लेकिन इसके जो काम है ना वो बेशुमार है। और आज जो इस सोसाइटी के अंदर हम डिजीज़ देख रहे हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये चीज़ें पाई जा रही हैं, तो किस तरह से इसकी जो डिटेल है ऑब्वियसली वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन किस तरह से ये हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को ये ख़तरे में डालता है या किस तरह ये खामोशी से हमारी सेहत को ख़त्म कर रहा है, हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और फैटी लिवर जो है ये भी तेज़ी से आम होने वाली बीमारियों में जो है वो एक कॉमन तरीन ये चीज़ पाई जा रही है। तो तशवीश की बात ये है नाज़रीन कि इन दिनों देखा जाए तो ये हेपेटाइटिस जो है ये कॉमन होता जा रहा है और इब्तदाई जो अलामात हैं कहा जाता है कि वो नॉर्मली हमें पता नहीं चलती। तो जब इसकी ये डेंजर किस्म की स्टेज में चला जाता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम तो हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं। तो इसकी टाइप्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, तशख़ीस कैसे हो सकती है, इलाज क्या है, ऑब्वियसली इससे बचना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे बचा जा सकता है। आज ज़रा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जा रहा है, ऑब्वियसली अवेयर करना लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये हेपेटाइटिस को ज़रा डिटेल में आप एलेबोरेट कर दें कि ये इसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, कैसे ये बीमारी जो है वो कॉमन होती है। जी बिल्कुल, हेपा जो है वो जिगर को कहते हैं, टिस्टिस की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसकी एग्ज़ाम जो है वो अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, वैसे A, B, C, D, E तक है जो हम ज़्यादातर जो है वो करते हैं, ठीक है। इसमें B और C जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। B और C, जी बिल्कुल, जिसे लोग आम लफ्ज़ों में काला यरकान भी कहते हैं। ओके, काला, पीला। जी बिल्कुल, पीला और है, पीले में जो है ना आपकी पूरी बॉडी में जो है ना वो येलोइश हो जाती हैं, आंखों की पुतलियाँ भी। एक बंदे को देखा था लिटरली, मैं डर गई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, हुआ क्या? कहते हैं मैडम यरकान हुआ। पीला यरकान जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है, वो जल्दी 8 से 10 दिन में, लेकिन वो बंदा देखने में बड़ा खौफनाक लगता है। बिल्कुल, उसमें ये है कि हेपेटाइटिस जो ई है वो हमें आलूदा खाने, आलूदा पानी से जो है वो हो के खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। मगर बी और सी जो है वो जल्दी करता है। दुनिया में अभी वैक्सीन जो है वो बी की बनी है, सी की वैक्सीन नहीं बनी। ऐसे वायरसेस जो अपनी शेप चेंज करते हैं उनकी जो है वो वैक्सीन नहीं बन सकती। तो जैसे HIV एड है, उसका भी वायरस जो है वो शेप चेंज करता रहता है, सी भी इसी तरह चेंज करता है। तो ऐसे वायरसेस जो अपनी शेप चेंज करते हैं उनकी वैक्सीन नहीं बनती है। मगर दुनिया में पहले जब ये आपको पता है कि 90s के बाद काफ़ी ज़्यादा
फैल गया था। और 2000 में तो बड़ी पीक थी इसकी, हर लोग जो है वो डरे हुए थे। दिल की बीमारियां, दमे, जॉइंट्स पेन नीचे चले गए थे, हेपेटाइटिस ऊपर आ गया था। अब फिर वही बात। जी बिल्कुल। इसमें कुछ मेडिसिन अमेरिका में मिलती थी, वो 20 लाख रुपए की 3 महीने का कोर्स होता था। मेरे ख्याल सॉल्डी के नाम से कुछ इस तरह के टैबलेट्स थी। तो वो फिर जो है इंजेक्शंस भी 72 लगाए जाते थे, जिससे वो लोग कहते थे हमारा खून जल गया, बाल सारे उतर जाते थे, बिल्कुल सारा कुछ। तो उससे भी लोगों को जो है ना अर्लियर एज में जो है नेगेटिविटी हो जाती थी। अब वही टैबलेट्स जो हैं वो 18-20 हज़ार रुपये पे आ गए हो जाए। हाँ बिल्कुल कम हो गया। तो 3 महीने में जो है जो गवर्नमेंट से तो फ्री में वायरल लोड जो है वो आप इसमें खा के लोग इसको कम कर सकते हैं। मगर जिन लोगों को बी है वो कोशिश करें कि बी की वैक्सीन जो है वो ना सिर्फ खुद लगाएं बल्कि बच्चों को भी लगवाएं। ठीक है, उसके 3 से 4 शॉट होते हैं मुख्तलिफ टाइमिंग से। कैसे चले हेपेटाइटिस बी है? टेस्ट ही नहीं करवाने की आदत है, ये तो मसला है ना। टेस्ट करवा लें। अगर बी से बचना है तो वैक्सीन पहले ही करवा लें। ठीक है, अगर आपने टेस्ट करवा लिया उसमें पॉजिटिव बी आ गया तो देन तो आप डेफिनेट उसको अपने डॉक्टर से पूछ के उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। तो वो आपकी एक साइड तो क्लियर हो जाएगी। जो 10-12 बीमारियां 2 साल के अंदर अंदर EPI प्रोग्राम में बच्चों को वैक्सीन की जाती है, उसमें भी अब हेपेटाइटिस बी शामिल कर दी गई है, ताकि अर्लियर एज में ही बच्चों को जो है हेपेटाइटिस बी से तो कम से कम बचे ना। तो सी अगर बचा जा सकता है वो तो करें। सी अगर है तो उसमें यह है कि रेगुलर बेस पे अगर आप मेडिसिन खाते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से पहले पेट में पानी ना पड़ जाए, ठीक है, लीवर सिरोसिस ना हो जाए, जिगर सिकुड़ ना जाए, तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। जिगर तक कैसे पहुंचता है? जिगर को कैसे डैमेज? जिगर को ही डैमेज करता है, उसमें जाके बैठ जाता है। जी, उसी पे जाके बैठ जाता है ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, ऊपर से तो स्ट्रक्चर ठीक है, मगर ये कि हाथ लगाएंगे तो आपकी लकड़ी जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये समझें कि खुरचना शुरू कर देता है, और कई साल अंदर बैठा रहे। 10 से 15 साल लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, पता भी नहीं होता, होता भी कुछ नहीं। अगर हो भी जाए, अगर डिटेक्ट भी हो जाए तो लोग जिंदा हैं अभी तक। ऐसे लोगों को मैं मतलब जानता हूँ, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। तो 20 साल से जो है लोग जिंदा हैं, मेडिसिन अपनी खा के अपने आम तौर पे काम भी कर रहे होते हैं। मगर इसके जो फैलाव के ज़राए हैं वो हमें बताना बड़ा ज़रूरी है कि एक से दूसरे लोगों को जिनसी ताल्लुक़ जो है वो अपने साथी तक आप मंसूब रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे लुब्रिकेशन आपके निकल रही है मुंह से, जिस्म के किसी हिस्से से भी, वो जी जो भी है उससे जो है वो हो सकता है। अब एक ही गिलास में प्यार से बच्चे भी पानी पी रहे, अब्बा भी अम्मा भी। अब अम्मा को है तो वो बच्चा भी पी रहा है, वो आपका थूक उस पर लगा है, स्पिट हुआ है, तो वो बच्चों को भी शिफ्ट हो सकता है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी सी एहतियातें, अपना टावल, टूथब्रश, बच्चे पकड़ के मार लेते हैं टूथब्रश, ऐसी जगहों पे इनको ऊंची जगहों पे रखें, और बाथरूम में ना रख के आया करें। नेगेटिविटी सारे आपके जो है उसमें गंदगी चली जाती है, आप उसके ऊपर ढकना भी नहीं देते हैं। सुबह जाके धोए बगैर लगाई पे, पता नहीं छिपकली भी रात को कर गई हो आपके होता है आजकल तो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, बरसात के मौसम में कीड़ा मकोड़ा बहुत है, छिपकली बहुत है। तो इसमें यह है कि अपने वॉशरूम में जो है वो आप पेस्ट अपना ना छोड़ के आएँ, अपना ब्रश ना छोड़ के आएँ, जो आपने चीज़ें यूज़ करनी है उसको एक किट बना लें, उसमें ले जाए, उसमें रखे, वापस बाहर रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मतलब गंदगी का एक घर है, नेगेटिविटी बहुत है, नमी भी रहती है ना, नमी भी उसमें आती है, मॉइस्चर आ जाएगा। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैं घर में अपने सेपरेट कर लें। मगर घर वालों को ये चाहिए कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है उससे कतई ताल्लुक़ ना करें, कोई आपको मारेगा नहीं। एहतियात जो है वो बहुत बेहतर है, एहतियात करेंगे तो ठीक है। थोड़ा सा आइसोलेट उसको ये करना चाहिए कि अगर ज़्यादा उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें फिर आप कट ऑफ वैल्यू, anti-ICV कट ऑफ वैल्यू कराएं, उसमें देखें वायरल लोड कितना। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग में क्या इसकी कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं कि पता चल जाए कि कई हमें ये हेपेटाइटिस सी तो नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि थकावट तो आमतौर पे खून की कमी से भी होती है, वो तो ठीक है। इसमें ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, ठीक है। आपका लीवर जब काम नहीं कर रहा होता तो वैसे ही सुस्ती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको आम पीला यरकान है, जॉन्डिस है, उसमें भी आप स्लगिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। फिर मतली, कै का आना, आपका वज़न कम होना, भूख का ना लगना,
ऐसी सिम्टम और हल्का हल्का बुखार रहना, ठीक है जी, वो टीबी में भी होता है। मुसलसल अगर ये चीज़ें हाँ, वो टीबी में भी अगर किसी को हो रही होती तो उसमें भी हल्का हल्का बुखार होता है। रहता अगर CRP जॉइंट्स पेन अगर ज़्यादा होते उसमें भी हो जाता है। मगर ये चंद एक इलामात हैं, 5-6 अगर आपको नज़र आती हैं तो anti-ICV कट ऑफ वैल्यू वाला आप अपना डॉक्टर से पूछ के हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये 2 टेस्ट तो आप लाजमी करवाएं। इसमें देखें नेगेटिव पॉजिटिव है, देन आप परेशान ना हो। सबसे पहले ये कि अपने घबराना नहीं है, अपनी टेंशन नहीं लेनी है और अपने डॉक्टर से मिल के इसका सद्देबाप कराएं। क्योंकि अब लेटेस्ट देखें ना, इसको ज़्यादा जो हुआ है, इसको 30 साल हो गए कि हमें इसका ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। था तो ये बहुत पहले का पुराना है। तो जब साइंस ने तरक्की की और चीज़ें नई नई आई तो इंसान खौफ में मुब्तला होता गया। हेपेटाइटिस तो बहुत पहले थी। अब शुगर का अगर हम जिक्र कर लें तो शुगर लोग कैसे चेक करते थे? अब यूरिन पास किया, कीड़े आ गए जी, इसको शुगर है। ये देखें, ये टेस्ट था। हाँ। तो अब आप ये देखें कि कितनी लेटेस्ट चीज़ें उसमें आ गई हैं। क्या होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसमें ये कि घबराए ना, टेंशन ना ले। अपनी उन चीज़ों को, आदत को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपका लीवर जो है वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। और सब ये शुरू कैसे हो? यानी कि जैसे हम अपने पेशावर से पेशावर आई हुई जैसे आपने कहा कि ये जो बी है ये गंदे खाने या पानी, वो हेपेटाइटिस सी है। नहीं, ये जो हेपेटाइटिस सी की बात अगर की जाए, यानी बॉडी में किसी न किसी वजह से तो ये आ रहा है ना, कोई हमारी लाइफस्टाइल में कोई खाने पीने की चीज़, कोई साफ सफाई की चीज़, या कोई मेडिकेशन ऐसी कर ली, या कहीं ना कहीं हमने एहतियात नहीं की। जैसे हम शुगर की बात करें, बहुत ज़्यादा चीनी खाने से हो गया, दीगर जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं खाने से उनका ताल्लुक है। तो इसका ज़्यादातर होता है गंदी सिरिंजें यूज़ करने से, ठीक है। उससे एड्स भी बहुत ज़्यादा, पिछले दिनों हमने प्रोग्राम भी किया था। हाँ। तो उसकी सिरिंज जो है वो कोशिश करे हमेशा नई सिरिंज जो है वो अपने सामने, अगर कोई इंजेक्शन लगवाना है तो उसको रैपर को खोल के नई सिरिंज। फिर हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ लोगों को चेक कर करके OPD 300-400 की चेक करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लग गया, वो फिर आपके साथ उनका ब्लड कोई टच हो गया, ठीक है। ऐसा पेशेंट के जिसके ऊजिंग हो रही है ब्लड की, उसको पता नहीं है हेपेटाइटिस सी, आप उसकी पट्टी कर रहे हैं तो फ़ौरन आपको भी लग सकता है, आगे फिर स्प्रेड होता है। जी बिल्कुल। इस तरह जो है ये स्प्रेड जो है वो इन्हीं चीज़ों से एक से दूसरे बंदे से हेपेटाइटिस सी चला जाता है। तो ये एहतियात करनी है कि अगर उसको पॉजिटिव हुआ है, ज़रूर अपने डेंटिस्ट को बताएं। दांतों के काम कराने के लिए जाए तो उससे बताया डॉक्टर साहब मेरी डिस्पोजेबल किट लगाए। लोग छुपाते हैं, स्टेटस सिंबल बन चुका है कि अपनी बीमारियां छुपाएं। लोग दूसरों को लगानी है, नहीं, वो यही है ना कि लोग आपको अपने पास नहीं बिठाएंगे। इससे तो ये मसला है, इससे तो ये मसला है। ओ भाई, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसके कान में बता दें, सबको ना ऐलान करें कि सर मैं डेंटिस्ट का काम कराना है। और ये प्रोसीजर आपको पता है महीनों पे मुहित हो जाता है, कई दफ़ा काफ़ी सिटिंग डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो आप उसको जो है बताएं जी मुझे हेपेटाइटिस बी या सी है, डिस्पोजेबल किट लगे। आप उसके चार्जेस थोड़े से देंगे, वो किट जो है वो आप साथ ले जाएं। अगली दफ़ा अपनी किट साथ ले आए। डेंटिस्ट के पास एक आप परचेज करके रख लें। डेंटिस्ट के पास अगर आपने प्रोसीजर के लिए जाना है तो पहले ये टेस्ट लाजमी करवाएं, और अच्छा डेंटिस्ट ये करवाता भी है। करवा के अगर निकल आता है तो उन्हें दिखाएं। फिर जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, अगर आपका नहीं है पहले, तो बाद में भी 1 महीने बाद टेस्ट करवाएं, उधर से भी आपको मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें, ये ज़राए फैलाए के फिर उसके बाद बार्बर के पास हम जाते हैं। कट लगी हुई कंघी, कैंची एक ही बंदे को यूज़ कर रहे होते हैं ना, उससे भी फैलाओ है। तो वो 1000 रुपये की किट है। बार्बर के पास मेल ने ज़्यादा जाना है या लेडीज़ भी जा रही हैं, तो जो भी आप मैनीक्योर पेडिक्योर जो चीज़ें भी करानी है, कलर करा रहे हैं, अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं। ब्रश ख़ास तौर पे। अब ये है कि किसी को भी ऊजिंग कोई भी हो रही है ब्लड से, वो लग गया कोई भी उनकी चीज़, तो जिसने भी कराया मेकअप, जिसने बाल कटाए, उसका तो उसको तो वहाँ से ये ज़राए ज़्यादा हैं। सैलून एंड बार्बर शॉप जो है ये फैलाव का, जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं है। मतलब आप जब सैलून में चले जाते हैं आपको वाइब्स आती है यार ये बिल्कुल हाइजीनिकली ठीक है, पैसे थोड़े से ज़्यादा लगा ले। अब गली मोहल्ले में इतने सैलून हैं कि 3 दुकानों के बाद एक सैलून है, और एक ही टावल गंदा वो कर करके आपको वो क्या फेशियल करके वही मार रहे हो। तो काइंडली ये चीज़ें जो है ना, पैसे बचाने के लिए आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़? ये कॉम्प्रोमाइज़ फिर ये कि इन सैलून के ऊपर जो है वो 3 नंबर भी नहीं 7 नंबर मेकअप यूज़ किया जाता है।
जो कि जिल्द का बुरा हाल कर देता है। प्लीज अवॉइड करें। मतलब वाइटनिंग क्रीमें जो हैं वो आपकी किडनी फेलियर की तरफ ले जाती हैं आपको, क्योंकि उसके अंदर मरकरी होता है। ऐसे तो है। आप ये है कि अगर आपने ज़रूर सैलून करें, अपना हुस्न अच्छा रखें, मगर ये कि उसके अगेंस्ट खूबसूरत लगे लेकिन बीमार नहीं करे एक दूसरे बीमार को। ना हो। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की कौन सी टाइप ज़्यादा पाई जा रही है? बी सी है ज़्यादा है, और ई तो बहुत सारे लोगों को इस मौसम में तो लाजमी होती है, बरसात के मौसम में। ये गंदा आलूदा पानी जो हम पीते हैं, आलूदा खाने खाते हैं, स्टॉक किए हुए खाने गर्म करके खाते हैं, गैस्ट्रो में चले जाते हैं, ठीक है, उल्टी वॉमिटिंग, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो अपना हेपेटाइटिस सी कराएं, डेफिनेट वो निकलता है। तो उसमें ये है कि हेपेटाइटिस सी भी गर्मियों में, आम जॉन्डिस भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमने देखा है। तो उसमें लोग धड़ाधड़ गन्ने का रस पीना शुरू हो जाते हैं, वो गंदे का रस के जिसमें वो लिटरली डॉक्टर साहब मतलब गर्मी होती है, दिल तो करता है ना कि चले ये ज़रा, लेकिन उनकी मशीन का हाल देख के और वो जिस तरह मक्खियाँ वहाँ एक ही बाल्टी में गिलास धोई जा रहे हैं, और जिसमें वो आगे वो रखा होता है वो छोटे से वो देगची टाइप, और उसी में निकाल रहे, उसी में मक्खियाँ जो है ना वहाँ पे पूरा उसका तरीकाकार यही है कि कैसे पी रहे हैं। 2-4 मग्गे पानी के मशीन पे भी डलवाएं, गन्ना भी धुलवाएं, ठीक है, वो पतीली पता चले मक्खियाँ भी अंदर जा रही हैं, आप उनका जितना भी जूस साथ कर आ रहा है। लेना, बचत ज़रा मुश्किल है। आप बर्फ़ उसने कहाँ से ली, उसके ज़राए है, वही आपको प्रॉब्लम, वो हेपेटाइटिस सी तो वही कर बाकी मशीन तो धुलवा लेंगे, हाँ, गन्ना भी, लेकिन तो वो जो बर्फ तो ऐड उसके कर पास रहा है। वही है ना, वो हाँ, उसने वो कहाँ से कहाँ मंगाई आई है, किस पानी से वो उसको फ्रीज किया गया। तो ये एहतियाती तदाबीर है कि आप उसको ये कि गन्ने के रस को निकाल के घर में जो आपके बर्फ़ है डाल के वो पी लें। ना आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज आपकी हेल्थ के हवाले से जो हम बात करें हेपेटाइटिस के हवाले से, क्योंकि आज हेपेटाइटिस का डे जो है वो भी मनाया जा रहा है, तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया जहान के काम करने के लिए हम जो है अवेलेबल रहते हैं, बट जब हेल्थ की बात आती है, टेस्ट की बात आती है, डॉक्टर की तरफ जाने की बात आती है, तो हम कहते हैं कल कर लेंगे। तो ये कल जो है ना, इससे पहले कि वो कल बड़ा ख़तरनाक हो, हमें आज ही सोचना है। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, ये जो हम सेहत के मामले में, जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया कि बात कल पे छोड़ देते हैं कि खैर है कल चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, अच्छा वो कल फिर हमारा कभी नहीं आता, तो ज़रा सी लापरवाही, जैसे हेपेटाइटिस की बात करें, ज़रा सी बेहतियाती, आप ये ज़िंदगी और मौत का सवाल ऑब्वियसली बन सकता है, तो ज़रा सी लापरवाही कितनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं हेपेटाइटिस के अंदर? देखें, छोटी सी छोटी बीमारी भी जो है वो आपको बड़ी बीमारी का पेशखेमा साबित हो सकती है। हम इग्नोर करते हैं, लापरवाही तो बहुत ही ज़्यादा है ना। खुद से अपने डॉक्टर बने होते हैं, या गूगल से हम सारा पूछते हैं, चैट जीपीटी से चीज़ें पूछ के खुद से पहले काफ़ी ज़्यादा ट्राइयाँ कर लेते हैं। उसके बाद वो बीमारी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब वो जो बंदा 8-10 साल पढ़ा है उसने MBBS के बाद FCPS, तो भाई उसके पास चले जाएं, थोड़े से पैसे दे दें, उसका भी हक बनता है। डॉक्टर साहब, सूट खरीदने के लिए 40-50 हज़ार लगा लेंगे, लेकिन 5-10 हज़ार सेहत पे नहीं लगाएंगे। फ़ी नहीं करते और मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते। साल में 1 से 2 मरतबा अपने टेस्ट डॉक्टर से पूछ के ज़रूर कि आपके अंदर जिस्म कर क्या रहा है, आपको पता ही नहीं है। अब सैंड के ज़रात जो है वो किडनी में तंग कर रहे होते हैं, लोगों को बार बार UTI हो रहा होता है, जलन हो रही होती है, टेस्ट ही नहीं करवाते हैं, ठीक है, गुजारा कर लेते हैं, ठीक है, किसी से पूछ लिया, इनसे पूछ लिया, टेम्परेरी रिलीफ हो गया किसी वजह से। उसमें एक अल्ट्रासाउंड साल में 1 मरतबा आपको गुर्दों का, जिगर का पता चल जाए कि कैसे है। हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर है, पता ही नहीं होता। फैटी लीवर से ये कि इर्द गिर्द जो है वो आपके चर्बी चढ़ जाती है, और आपका जो है वो आंखों पे ना चढ़े तो ठीक है। यही मेरे माइंड में आया कि आजकल आंखों पे चर्बी बड़ी चढ़ी हुई होती है लोगों के। उसकी वजह से जो है फिर आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके फैटी लीवर से आपके ख़ानदान में शुगर पहले चल रही है, फैटी लीवर आपने करा लिया, तो जल्दी वो फिर उसमें चेंज हो जाएगा। इस फैटी लीवर को ज़्यादा करने के लिए 3 चीज़ें ख़त्म करें कि ना हो: चीनी, नमक और बेकरी आइटम्स। ये वाइट आटा जो है और फास्ट फूड जो है, ये आपके जिस्म में बच्चों को फैटी लीवर बनाता है। महीने में 1-2 बार खा सकते हैं, हफ्ते में 1 बार खा लें, हफ्ते में 1 बार खा लें। गुड हो गया। नूडल्स खाएं आप, जो भी चीज़ आपने दिल करता है वो खाएं। एक हफ्ते में 1 बार, मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने बाद हम खा लेते, ज़्यादा नहीं। ज़रूर 1 हफ्ते बाद खाएं। अब तो मैं भी इतना डॉक्टर ने परमिशन दे दी है, चीट डे। इतनी अच्छी चीज़ें आई, आप घर में इतना रेडीमेड अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आपको पता भी होता है हाइजीन हम अच्छा रखें। सुस्त है, मगर ये कि अगर हफ्ते 10 दिन बाद भी वीकेंड पे खाना है तो आप घर में बना सकते हैं, टाइम होता है उस टाइम, तो बच्चों को दें, खुद भी खाएं। मगर ये कि ये जितनी चीज़ें केमिकल वाली हैं ये फैटी लीवर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो घरों में आप ऑयल यूज़ करें, इसमें पाम ऑयल है। पाम ऑयल जो है ये फैटी लीवर बहुत तेज़ी से। कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? सारे ऑयल में पाम ऑयल है, सब में। हाँ, वो कौन सा करें? मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, अगर जेब इजाज़त देती। मस्टर्ड ऑयल 600 से 700 रुपये किलो मिल जाता है आपको। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये जमता नहीं है।
हफ्ता पड़ा रहे, सालन बाहर रख दें, जमेगा नहीं। ठीक है, और I आप think दूसरा वही बेहतर दूसरे से पकाएं, हालांकि वो ऑयल है लेकिन जम जाएगा। वो भी आपको शाम तक जमा हुआ मिलेगा। दूसरा डालडा घी लगाएंगे तो वो तो वो जम तो ही उसी जाएगा। वक्त वो हाँ, तो अब फौरी। वो डालडा घी की भी कई किस्में आ गई हैं। अब जितने हमारे होटल्स हैं, सुबह जो पराठे बन रहे होते हैं उसमें कितना गंदा घी यूज़ कर रहे होते हैं, चर्बी लगती है वो पराठे लोग खाई जा रहे हैं जी, बड़ी मज़ेदार सफ़ेद वो पराठे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये फैटी लीवर कर रहे हैं। और फैटी लीवर जब आप कवर नहीं करते, देखें जिसकी तोंद निकली हुई है ना, अल्ट्रासाउंड के पैसे भी बच गए, 2000 2500 जिसकी तोंद निकली है और बैठे बैठे वो सो रहा है, खाना खाने के बाद गुनूदगी में आ गया, समझे उसका फैटी लीवर है। ये मोटी सी मिसाल मैंने दे दी है, मगर अल्ट्रासाउंड करवाना है, लेकिन वो लाजमी है। लेकिन एक इब्तदाई अलामत मैंने बताई है कि अगर आपका पेट बहुत बाहर निकल गया तो आप तो ये समझें कि आप फैटी लीवर के ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये बहुत आम हो गया, और ग्रेड 3 में रिवर्सल मुश्किल हो जाता है, और लोगों की पेट तो बहुत ही बाहर। अच्छा, वो फिर पैंटें छोड़ के शलवार कमीज शुरू कर देते हैं कि जी अब क्या किया जाए, ठीक है, वो और बढ़ जाता है। भाई आप उसको कपड़ों से ना उसको कंपैरिजन करें, उसको अपनी कोई हालात ठीक करें। आप तो ये जो आप ऑयल का जिक्र कर रहे हैं खाने का, यानी कि ये जो बीमारियां सारी यहाँ से शुरू हो रही हैं। मतलब देखिए ना कि आप चिप्स खा रहे हैं बाजार से लेके, अब वो कितना गंदा तेल है, हमें क्या पता। आप पकोड़ा खा रहे हैं, आप पूरी हलवा खा रहे हैं। चिप्स याद है, रात को मैं एक मार्केट में थी, मेरे सामने वो फ्राइज़ बना रहा था, तो अब मुझे अरसा हो गया बाहर से ये फ्राइज़ खाए हुए, घर में बना लिए, जब दिल किया घर में उसको वो कर, लेकिन बाहर से अरसा हो गया, तो वो मेरे सामने बना रहा था। अब उसका जो डिज़ाइन था ना चिप्स का, बड़ा मज़े का लग रहा था, लेकिन जब ना मैंने उसको वो काटते हुए देखा ना, आलू जिस तरह वो फ्राइज़ काट रहा था, फिर जिस तरह वो एक बोरे से निकाल रहा था डब्बे, और मतलब उसने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, और उन्हीं से वो काट के फिर वो फ्राई कर रहे हैं, फिर लोग आ रहे हैं उसी हाथों से, वो हाथ कभी इस कपड़े को लग रहे हैं, कभी उस टेबल को लग रहे हैं और डाल रहे हैं। मैं उसको देख रही हूँ कि ये सीधा सीधा ये तो बीमारी ही जा रही है, क्योंकि मौसम ऐसा है, हमें स्वेटिंग हो रही है। बिल्कुल ना कर, मतलब आप कुछ नहीं भी टच करें तो आपके हाथों पे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए और आप उसी हाथों से डाल उसमें मैं भी श्योर बात है कि वो उसने तेल तो चेंज करना ही नहीं है, उसी में डालता जा रहा है। वो कार्बन हो गया, वो आपको जो है रिफ्लेक्सिस खाने के बाद ऊपर की तरफ ब्लॉटिंग बनाती है। जिसका फैटी लीवर होगा, जिसको हेपेटाइटिस होगा, उसको ब्लॉटिंग बहुत होगी, पेट में दर्द बहुत होगा, गैसेस बहुत होंगी। हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट को दिन में 2 बार स्टूल आना चाहिए नरम। अगर कॉन्स्टिपेशन हुई तो उसको बहुत ज़्यादा और तकलीफ होगी। तो इसके लिए हमें जी बिल्कुल, उसके लिए फाइबर डाइट इस पेशेंट को ज़्यादा दें। ठीक है, फाइबर डाइट दें। और लोग जो है, एक गेस्ट आता है घर में, उसको एक चीज़ मना कर जाता है, दूसरा दूसरी, ओ भाई अपने टोटके चला कुछ भी नहीं है। आप उसको मटन दें हफ्ते में 2 बार, शोरबा दें, दही खाए, वो दलिया खाए, शोरबे के साथ रोटी खाए, सैलड खाए, उसकी डाइट अच्छी रखेंगे, वो उसका वजन नहीं गिरेगा। जितने बंदे आते हैं उसे कहते हैं भाई ये ना खा, भाई ये ना खा, भाई ये ना खा, अपनी डॉक्टरी चला रहे, वो अपनी डॉक्टरी चला देते हैं। तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा। तो शुगर भी बहुत कॉमन है, तो क्या ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको शुगर भी हो, हेपेटाइटिस भी हो? जी बिल्कुल, ये और तो ये दोनों इम्यूनिटी देखें उसकी फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। शुगर तो वैसे ही सारा जिस्म ख़राब करती है। हेपेटाइटिस, अब जिगर जो है वो मेन आपका जिस्म में बड़ा ऑर्गन है, ठीक है, तो वो उसमें भी गड़बड़ आ गई, उसमें भी वायरस जाके बैठ गया, तो वो फिर ये है कि प्रॉब्लम डबल हो जाता है। दोनों को फिर कैसे मैनेज? दोनों को मैनेज वही है कि डॉक्टर के पास क्योंकि दोनों का आपने जैसे बताया ना, हेपेटाइटिस सी का तो कोई वैक्सीनेशन ही नहीं है, इसी तरह शुगर की भी देखें तो वो मैनेजेबल है, कोई मैनेजेबल ये है कि उसको देखें आप फाइबर जो है वो ज़्यादा लें, और कार्बोहाइड्रेट जितने कम करेंगे आपकी दोनों चीज़ें ठीक होंगी। आपका फैटी लीवर भी ठीक होगा, आपकी शुगर भी रिवर्सल की तरफ चली जाएगी। जिप लगा लेना, चावल देख के क्यों मुंह में पानी आता है, रोटी देख के क्यों मुंह में पानी आता है? तो इसके बगैर रह नहीं सकते। मगर मैं भी अब बीमारियां बहुत एडवांस होती चली जा रही हैं, ठीक है। पहले ज़मानों में लोगों की खुराकें खालस थी, तो शुगर पहले भी था, हेपेटाइटिस पहले भी था, जॉन्डिस पहले भी था, मगर हमारी डाइट बहुत अच्छी थी। खाना पीना हमारा, रहन सहन, एक दूसरे से बातचीत हमारी बहुत ज़्यादा थी। अब तो बात ही नहीं है, वो भी जिगर के ऊपर नेगेटिव असरात डालते हैं। जो बंदा गमगीन मायूस होता है उसके जिगर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती है जब आप अपना इनर नहीं साफ़ करते। कोई तो घर में दोस्त है, कोई तो ऐसा बंदा है, अम्मी अबू बहन भाई या क्लोज, उसको अपना इनर तो बताएं, ठीक है। इतना ना बताएं कि बाद में वो मजाक भी उड़ाए, मतलब थोड़ा सा जितना जरूरी है। अकेले आप घुल के जब करते हैं तो फिर आपका लीवर। अभी इससे पहले टॉपिक था, उसमें मैं ये सवाल अपने मेहमान से पूछ रही थी
कि आजकल सुनाने वाले बहुत हैं, जी बिल्कुल, सुनने वाला नहीं रहा। नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को अपने कोई इंसान है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप उसको सुनाए ना तो काफी हद तक वो काम डाउन हो जाता आप एक सुनाते हैं अगले 3 सुना है। देते वही हैं। कहना, सुनाने वाले बहुत है, सुनने वाला वो कोई नहीं कहता है मेरा गम घट है भाई, खुदा दा वास्ते तू अपने ठीक कर। तो बीमारियां तो फिर ऑब्वियसली बढ़ेंगी। अब टेस्ट वगैरह जो है वो आपने बताए और ट्रीटमेंट ये वो, खुराक की बात की जाए तो अगर किसी को ये हेपेटाइटिस में वो मुब्तला हो गया है तो उसको फिर अपनी डाइट कैसे जो है ना वो प्लान करनी चाहिए, क्या खाना देखिए चाहिए? ऑयली चीज़ें, तड़के वाली चीज़ें जो हमारा शौक है, बाज़ार से जो चीज़ नज़र आती है हम खा लेते हैं, ठीक है। हाँ। इस मौसम में ख़ास तौर पे हर बंदे को, चाहे वो बीमार है या नहीं, बाज़ारी आइटम कम से कम इस्तेमाल करें। ओके, पानी अगर आपने पीना है तो कोशिश करें कि खुला पानी इस्तेमाल ना करें, जैसे नलकों से हम नल पी रहे वाला, हैं, हाँ। होटल्स में क्योंकि जाते हैं वो जग में रख के हमें पानी दे मिक्स देते हैं, हो ठीक जाता है। है उसमें, हाँ, पानी उबाल गंदा। के इस मौसम में 2-3 महीने जो है बरसात के मौसम में तरद्दुद करें, और इसमें बहुत अच्छा है कि पानी उबाल के पिएं। और हेपेटाइटिस बी सी का पेशेंट जो है वो नमक ना ज़्यादा इस्तेमाल करे, उससे भी लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। कोशिश करना है कि अपने टेस्ट बर्ड जो है 2-3 दिन अगर आप नमक नहीं खाएंगे आपका आदी हो टेस्ट आ जाते जाएंगे, हैं, ठीक है। yes। 3 दिन के बाद आपके बर्ड्स जो है वो कबूल कर लेते हैं। पहले Yes, हमें बिटर बिल्कुल टेस्ट आता है ऐसे। कि नमक क्योंकि खा रहे होते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि हेपेटाइटिस जिगर के मरीज़ जो है, चाहे पीला यरकान भी है, उसको भी फीका खाना, उबला हुआ खाना अगर आप दें तो वो तो जुबान का चस्का है ना, जैसे ही वो आपका हलक से नीचे गया टेस्ट खत्म। अब तो आपने बेहतर है जैसे सेहत के बताया लिए कि करें। हेपेटाइटिस और शुगर दोनों हो गई हैं, हाँ। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप बंद कर देते हैं ठीक है, तो फिर आपकी दोनों चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। ये आपके अपने हाथ में है। हो सकता है 50% मेडिसिन ही कम हो जाए, तो ये आपकी जेब पे वजनी भी नहीं होगा। Yes। आप अपने सिस्टम में खुद अपने आप को लेके आ रहे हैं, अपनी बॉडी को आप खुद लेके आ रहे मैनेज कर रहे हैं। हैं। वॉक आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि 20-20 साल से जिनको हेपेटाइटिस बी सी है उनको मैं जानता हूँ, मेरे ठीक है, पेशेंट हैं, ठीक है। ठीक है। वो अपना सारे काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी Great। मेडिसिन वक्त यानी वक्त healthy life हेल्दी उनकी। लाइफ वो गुजार सकते हैं। मगर ये है ना कि उसमें चीज़ें जो हमने परहेज़ वाली बताई हैं, बेकरी आइटम्स, चीनी, नमक, ये ज़्यादा ना यूज़ और करें। ये वाइट तली हुई ऑयली आटा, चीज़ें। ऑयल जो है वो मस्टर्ड ऑयल पे आ जाएं, ठीक है। तो ये आपकी तकरीबन 70% बीमारियां कम करेगा, ग्रेट। ठीक है। और इसमें ये है कि लोग कहते हैं जी हमें स्मेल आती है, तो उसको उबाल लेना। 3-4 प्याज रख के, 4 किलो है तो 4 प्याज रख के उसको जला लें, प्याज ठीक है। फेंक दें तो हीट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो जो उसका आपको हाँ, एक टेस्ट, एक आप स्मेल बच्चों को लगवा रही अमूमन होती है। आता है, हाँ, तो बच्चे जब स्कूल कॉलेज गए उस टाइम उसको हीट को ख़त्म कराएं और उनको यूज़ कराएं। उनको पता ही नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सरसों का तेल, अच्छा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। कुछ ही अरसे में जब आप उधर आ जाएंगे आपकी खून की नालियाँ बेहतर होंगी, चला। दिल का मसला भी नहीं होगा। दिल का मसला नहीं होगा। तो वो ये है कि लोगों ने तेल के बगैर भी दिल के मसले बनाए हुए हैं, वो भी खत्म हो वो तो ज़्यादा खतरनाक है, उनका इलाज हमारे पास नहीं है। उनके जिगर ही जाने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो उनके जिगर जाने। डॉक्टर साहब, जो हामला ख़वातीन हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, अगर उनको हेपेटाइटिस है तो क्या वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, चांसेस हैं? अभी तक जो है ना रिसर्च काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा की और 30 साल से ये ऊपर आई हुई है बीमारी। जब कोविड आया था ये बिल्कुल नीचे चली गई थी, 2 साल तो लोगों को पता ही नहीं चला कि हेपेटाइटिस क्या वो समझ ही नहीं वो ख़त्म हुआ तो hepatitis है, फिर COVID ऊपर है, आ हाँ। गई से। तो उसमें ये है कि अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि बच्चे में शिफ्ट हो। अच्छा। और जो माएँ फीड करा रही हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि लिक्विड से या कुछ हाँ, ऐसी चीज़ों हो से, सकता है। वो भी अभी तक नहीं रिपोर्ट हुई। अच्छा, अल्लाह का ऐसा क्या कोई बात करम है। है कि एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना Yes। माँ के दूध में। हाँ। पहला दूध जो है उसको कोलेस्ट्रोम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेडिसिन भी माँ खा रही होती है, तो हेल्दी बच्चे भी पैदा हुए हैं। और माशाल्लाह फीड भी कराने का डॉक्टर ख़ुद भी कहते हैं कि फ़ीड कराए, तो अभी तक केस ऐसा कोई मेरी नज़र से गुजरा नहीं है। अल्लाह का करम है बस। कुदरत। जी बिल्कुल। मोस्टली हम सुनते हैं कि बच्चा पैदा होता ही उसको हेपेटाइटिस है, इसकी क्या वजह है? बच्चा जो पैदा होता है उसको बाय बर्थ जॉन्डस होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता। जॉन्डस जो है वो हाई लेवल पे होता है, कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा होता है हाँ। कि उनका खून बदलना पड़ जाता है। पूरा जी बिल्कुल। बॉडी का। फिर ये है कि वो ब्लू लाइट में रखते हैं उन्हें, हाँ। क्योंकि बेटर जो बने होते हैं हॉस्पिटल में उसमें रखते हैं। ये dangerous होता है? नहीं, उसमें ये कि अगर बाय बर्थ जॉन्डस है, 10 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 5 को तो जॉन्डस है बाय बर्थ। उसकी भी रीज़न हम बता देते हैं अपने देखने ज़रूर। सुनने वालों को Obviously। कि जिस दिन से प्रेगनेंसी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो आयरन बेतहाशा, फॉलिक एसिड तो ख़ास तौर पे, फिर मुख्तलिफ दवाइयाँ भी आपको गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो लिख देती हैं। अब वही चीज़ें जो हैं आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, घर वाले भी आपका ख्याल रखते हैं।
वही विटामिन जो है वो आप नेचुरल फ्रूट में भी खा रही हैं, वो भी खा रही हैं, तो ओवर आयरन की वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है बच्चों सही। तो अगर आप अच्छी खुराक खाते हैं तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर विजिट करते रहें, मगर इतनी मेडिसिन वो बता दें। फोलिक एसिड जो है क्योंकि हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी है और किसी भी खुराक में नहीं है, तो आप लोग वो आम दिनों में भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आपका जो है वो कंसंट्रेशन बेहतर होगी। बाहर के मुल्कों में उन्होंने आटे में डबल रोटी में डाला हुआ, हमारे यहाँ पे नहीं है इस तरह की चीज़ें, तो हमें वो सिर्फ प्रेगनेंसी में डॉक्टर साहिबा लिख देते हैं, वो भी सिर्फ औरत खाती है। मर्द औरत बच्चे घर में रोज़ाना एक गोली खाएं, ये बहुत इफेक्टिव है। कितना टाइम खाते रहे, कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये कि हमारे एनीमिक बहुत है हमारा मुल्क, तो देखें ना प्रेगनेंसी 6-8 पे भी प्रेगनेंसी होती है, उसी को औरत कैरी ऑन करके चलती रहती है, तो ये बहुत डेंजरस है आने वाले बच्चे के लिए और माँ के लिए। और देखें ना कितनी डेथ है, कम से कम आई थिंक 13 प्लस होना चाहिए, 12 से ऊपर ही होना चाहिए जी बिल्कुल। मतलब ये कि 8-10 पे तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही प्रेगनेंसी हो रही है ना, उसमें माँ और बच्चे दोनों की सेहत जो है वो खतरे से खाली नहीं है। अपने खून को बढ़ाने के लिए मैंगो से फ़ायदा उठाएं, आजकल मैंगो है, 1 पाव का मैंगो लें, नीम गर्म दूध, आप 15 दिन बाद HB देखें 3 से 4 पॉइंट बढ़ा होगा। तो जब तक मैंगो है आप इसको खाएं, 7 बादाम 7 किशमिश रात को पानी में भिगो दें, सुबह खाएं। ठीक है। जिसका बहुत ज़्यादा एनीमिक है वो मुनक्का एक चीज़ होती है मोटा, ठीक है, दवाइयाँ बता सकते हैं, मैं देसी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि लोग घर में खा सकते हैं, पाव ले आएँ 1 महीना निकल जाता है, तो वो भी आपकी हीमोग्लोबिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, आसान सस्ता भी है, आसान है। हीमोग्लोबिन वो 7 दाने आप बनाएं, सुबह वो अंगूर बना होता है, ठीक है, उसके बीज निकाल दें, बादाम का छिलका उतार के खाएंगे तो इफेक्टिव है, विद इन अ मंथ जो है वो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद नाज़रीन इस पे हम डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग घरेलू टोटकों पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं खुद से, तो ज़रा इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का आखिरी टॉपिक यानी हेल्थ के हवाले से जो हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के हवाले से, और चूँकि आज वो दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जब किसी भी डिजीज़ की बात की जाए, जब उसका दिन मनाया जाता है तो उसके पीछे एक मकसद, एक पर्पज़ होता है कि आपको अवेयर किया जाए। आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अवेयरनेस आपको होगी, आगाही आपको होगी कि आपकी हेल्थ के हवाले से कि अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तो इंसानी बॉडी है, बीमार हो सकती है, तो आपने उसका ख्याल कैसे रखना है, ये आपको तब मालूम होगा जब आपको अवेयरनेस होगी, आगाही होगी, तो आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में ज़रा सी कोई चेंजिंग्स आ रही है, ज़रा सी आपकी बॉडी में कोई तब्दीली हो रही है, तो फिल फॉर आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो आपको बार बार इंडिकेट कर रही है, आपकी बॉडी आपको बार बार बता रही है कि समथिंग रॉन्ग, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, आपको अपनी डाइट जो है वो चेंज करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं उसको फोकस करते, नज़रअंदाज करते हैं, तो उसके बाद फिर हेल्थ को लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें फेस करनी पड़ती। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। और देखिए, आप अपने ऑफिस की बात की जाए, कोई एक ऑफिस फाइल आपकी मिस हो जाती है, कोई एक काम आपसे जो है वो छूट जाता है, तो आपको कितनी पैनिक, आपको टेंशन होने लग जाती है कि लोग जो है वो क्या कहेंगे, ऑफिस में मेरा जो बॉस है वो क्या कहेगा। तो इसी तरह से जब आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देंगी, छोटी सी चीज़ जो है वो आपकी बॉडी को लेके, आपके सर दर्द हो रहा है, आपका बॉडी पेन कर रहा है, तो आप ज़रा सा उसको नज़रअंदाज करेंगे तो यकीनन मसले जो है वो शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अपनी सेहत को लेके मुझे आपको, हम सबको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि फौरी तौर पे जो है, अगर आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है, आपको बार बार बॉडी पेन हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है, आपको जो है वो वॉमिट फील हो रहा है, तो फिल फॉर अपने डॉक्टर के पास जाए। और हम भी आते हैं अपने डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, ये जो लापरवाही हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एक ऑफिस फाइल मिस हो जाए ना, तो हमें बड़ी टेंशन होती है कि कैसे ये काम कर पाएंगे, ऑफिस में कोलीग या जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या बॉस वो क्या कहेंगे। बॉडी हमें बार बार इंडिकेट कर रही होती है, इसको इतनी लापरवाही इसके साथ हम क्यों जो है वो बरतना शुरू हो जाते हैं। खासकर आजकल देखें, हर काम करने के लिए वक्त होगा, लेकिन सेहत के लिए, खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, प्रॉपर मेडिकेशन के लिए, प्रॉपर चेकअप के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। बेसिकली आप ये देखें कि हम अपना वज़न इतना बढ़ा के फिरते चले जाते हैं। जब आप ओबीज हो गए ना, आप समझे आप बीमार हैं। मोटापा तमाम बीमारियों की माँ, जड़ आ गई ना, ठीक है जी। वो फिर ये कि कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि सुबह का नाश्ता नहीं करते, 1-2 बजे तक वैसे ही फास्टिंग में चल रहे होते हैं, फिर 4-5 बजे बैठ जाते हैं रोटियों को ढेर रख के, और रात को भी नहीं खाते। वो एक वक्त में जब इतना खाते हैं तो वो फिर ये कि आपके जिस्म पे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है।
हमेशा कोशिश करें, जो क्रश डाइटिंग नहीं करनी है। 15 साल से 25 साल आपकी सेहत अच्छी होती है, उसमें हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, ठीक है, आपके मसल्स बेहतर हो रहे होते हैं। उस दौरान जो है क्रश डाइटिंग ना करें। 2 से 3 घंटे बाद कोई भी नेचुरल चीज़ आप खा सकते हैं, जिसमें नट्स 5-5 दाने हो सकते हैं, जिसमें आप सीजनल फ्रूट और सब्जी ले सकते हैं, ठीक है, काट के सैलेड ले सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट बना लें, चना चाट बना लें, लोबिया चाट बना लें। इसमें भी उतनी ही प्रोटीन है जितनी आपके गोश्त में। वैरायटीज आप कुछ भी बना सकते हैं। मतलब वो बच्चों को भी लोबिया चाट दें, प्रोटीन उनका भी लेवल जो है, क्योंकि गोश्त नहीं खाते बच्चे, चिकन खा रहे होते हैं, उसमें इतनी प्रोटीन नहीं है जितनी कि बीफ में है सबसे ज़्यादा। तो बीफ में B12 भी बहुत है। अब इन कुछ लोग कहते हैं बीफ सूट नहीं करता। किसमें? कुछ लोग कहते हैं हमें बीफ सूट नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल सूट नहीं करता, तो फिर मटन की तरफ जा सकते हैं, फिश की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मगर सबसे ताकतवर गोश्त जो है बीफ है। उसमें ये है कि वाकई बाज़ लोगों को सूट नहीं करता, पेट में दर्द हो जाता है, मरोड़ हो जाते हैं, मोशन हो जाता है। तो उसमें ये कि आप उसको अल्टरनेट कोई ना कोई देखें। दालों में भी आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, उसको भी घरों में जगह दें, ठीक है। सफ़ेद चने, काले चने को ज़्यादा हफ्ते में 2 बार पकाएं। शुगर पेशेंट के लिए, जिगर के पेशेंट के लिए, हेपेटाइटिस के लिए ये खुराक बहुत बेहतर है। बाउल में वो आप रोटी ना खाएं, एक बाउल शोरबा अच्छा बनाएं, वो पी लें सैलेड के साथ, तो आपका पेट भर गया जी। चने हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी। काले चने ये लोग पकाते ही नहीं है। अच्छा, होटल्स में भी आप चले जाए ना, वाइट ही है, तो वो नहीं है इस तरह का। अच्छा, दोनों के टेस्ट में भी बड़ा फर्क है। बहुत मजे का। ये मतलब नया खून भी बनाते हैं ये ब्लैक वाले जो है। तो इसको ये कि घर में ज्यादा और भुने हुए भी घर में रखें। आपको क्रेविंग भूखी होगी तो वो खा लें, जरूर आपने रोटी खानी है तो चेंज करें अपने लाइफस्टाइल को। अगर आप चेंज करेंगे तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों को आप डिफीट करेंगे, नहीं तो फिर आप अपना वजन लेके फिरते रहें। तो डॉक्टर साहब, जब देखें ना, बार बार अवेयरनेस के लिए हम भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, दीगर जगहों पे भी इस तरह की कैंपेन चल रही होती है, यानी कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, गूगल इंटरनेट है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपने अपनी हेल्थ के लेके कोई भी आपको इशू है तो आप वहाँ पे डालें। जैसे आपने ChatGPT का जिक्र किया कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, ChatGPT से हमने राब्ता कर लेना, चलिए उसी से पूछ लें लाइफस्टाइल चेंज करने का, तो वो भी आपको बता देगी कि अब आपको अपना एक रिवायती जो लाइफस्टाइल उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारा जो काम करने का पैटर्न है वो बिल्कुल तब्दील हो गया हुआ है। हम दिन में आराम करने की कोशिश करते हैं, रात को काम करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी में बड़ी वो तब्दीलियाँ ऑब्वियसली तोड़ फोड़ जो है वो रहती है। तो क्यों चेंज फिर नहीं कर पा रहे, जबकि देखें हर बड़ी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं ना, बढ़ते चले जा रहे हैं। ChatGPT भी जब तक आपके मुताबिक जवाब ना दे, हम उसको भी इग्नोर कर दें। जब तक ये सही नहीं है कुछ और पता करते हैं, ठीक है। वो फिर इन्हीं चीज़ों के आगे पीछे जाने से हमारी बीमारी बढ़ती चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है, चोर को पकड़ना है तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तय तक जाना, और उसमें कई दिन भी लग जाते हैं। हमारी पुलिस टाइम लगाती है, आजकल तो हफ्ते महीनों लगते हैं, दिनों की बात तो न करें। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि मुतलका अगर आपको क्या साइन सिम्टम है, उससे मुतलका जो है वो कौन से टेस्ट करवाने हैं, उससे आपकी डायग्नोसिस जो है वो अगर हो जाती हैं। आपको कोलेस्ट्रोल ही ले लें, कोलेस्ट्रोल जो है लिपिड प्रोफाइल, सुबह निहार मुँह 10 घंटे आपने कुछ ना खाया तब करवाना होता है, ठीक है। अब ये लोग भी नहीं कराते। अब लोग क्या करते हैं, नाश्ता करके 2 घंटे बाद कोलेस्ट्रोल कराने जाते हैं, वो हाई लेवल्स पे आता है, वो बीमार हो जाते हैं। तो अपने कोलेस्ट्रोल लेवल्स, अगर दिल की बीमारियां हैं, ख़ानदान में हार्ट अटैक्स बार बार आ रहे हैं, शुगर है, शुगर पेशेंट की ट्राइग्लिसराइड हमेशा ख़राब होती है, वो आपको बड़ा नज़र रखनी पड़ती है। 3 महीने बाद कम से कम कोलेस्ट्रोल लेवल तो करवाएं ना, क्योंकि खून की नालियां तंग हुई, हार्ट अटैक के चांसेस, साइलेंट हार्ट अटैक शुगर पेशेंट को होते हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस। तो इसलिए कोशिश करें कि ये लिपिड प्रोफाइल्स कम से कम करवा लें, क्योंकि आपने चिकनाइयाँ ही खानी है, बाहर से हर चीज़ खा रहे तो वो चिकनाई में बदल रहा है। ये नहीं कि अब इसमें 50 साल के बाद आपको ये हाई होगा, 20 साल के बच्चों में कोलेस्ट्रोल आ गया, तो वो क्योंकि आप ये देखें ना, नाश्ता तो 1-2 बजे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके करते हैं, घरों में तो करते ही नहीं। तो और उन्हें फिर उस टाइम इतनी भूख लगी होती है, इतने हंगर होते हैं कि जो मिलता है वो खा रहे होते हैं। और कहते हैं फौरी डॉक्टर साहब खाने से भी इशू होता है, देखें आपके बिल्कुल आपके स्टमक में कोई दांत नहीं है, आपके 32 दांत हैं, 32 दफ़ा आप च्यू करें एक नवाले को, हम कहाँ करते हैं, हाफड़ तापड़ करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह कि भूखा ना रहें, हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाएंगे तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, उसमें मोटापा नहीं आएगा। अच्छा, ट्रेनर भी ये कहते हैं, अब देखें ना, उनकी नहीं तो डॉक्टर की बात मान लें, वो भी ये कहते हैं
कि आप 1 2 3 टाइम जो ना वो पेट भर भर के खाना ना खाएं, आप 5 बार खा लें, 6 लेकिन 6 बार खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़े खाएं। पोर्शन में थोड़े आप खासतौर portion पे में खाएं। शुगर पेशेंट के लिए 6 दफ़ा आप खाएं, मतलब थोड़ा थोड़ा से हम क्या पोर्शन में। करते हैं एक ही दफा बैठ कैसे खा रहे थे जैसे पता नहीं अगला हमें नसीब ही नहीं है। शुगर स्पाइक कर जाती है ना, शुगर स्पाइक करती है, साथ आप कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं, साथ अभी आप पानी वाली जो आपने बताई है, लोग पानी एक नवाला एक पानी, एक नवाला एक Yes. पानी, तो वो खाना आपके अंदर लेवी बन जाती है, लई नहीं होती जो, वो अंदर बन जाएगा ना, पानी पीते जा रहे हैं ना, पीते जा रहे एक हैं, नवाला कोल्ड ड्रिंक्स लिया भी। पानी, एक नवाला लिया तो पानी। उसमें ये है कि चाय कावा काफ़ी घंटे बाद आपने पीना है, पहले एक गिलास पी लें, मिड में एक गिलास पी सकते हैं, बाद में नहीं पीना। लेकिन ये सिप सिप करके नहीं, हाँ वो और मतलब लास्ट पे भी नहीं। काफी लोगों को देखा है वो एक नवाला खाते हैं, पानी Yes. से अंदर करते हैं, मैंने कहा भाई इतने बड़े हो गए ये क्या कर रहे हैं, चलो बच्चे की तो समझ आती है कि फंस गया खाना, वो बड़े भी इस तरह कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से भी जो आप बहुत ज़्यादा पेट भर के एक वक्त में खाना खाते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, आपका फैटी लीवर होगा। तो सब लोगों को चाहिए कि दूसरों के घरों में भी दावत पे जाए तो पेट तो अपना है, एहतियात। तो हर टाइम खाने के साथ ही आप स्वीट डिश भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, चाय भी, कोल्ड ड्रिंक भी, सारा कुछ बुरा हाल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको चीजें उनकी हैं, पेट तो हमारा है। हाँ, तो ये कि इत्मीनान के साथ खाएं, मज़े मज़े लेके, यस। ठीक है। उस टाइम टीवी मोबाइल कुछ ना हो आपके पास, फिर आपको वो सूट भी करेगा, आपकी जान को भी जाके लगेगा, ताकत भी आएगी, जो खाएगा आप उसका फायदा मोबाइल तो के मैसेज भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो वो अब आदत बना ली। दिमाग को और मेदे को समझ नहीं आ रही है कि मैं करना क्या क्या करूं, है क्या करूं। कि जो खाना मैं खा रहा हूँ उसको मैंने डाइजेस्ट करना है, या दिमाग में चीजें चल रही हैं उस पर फोकस जी करना बिल्कुल है। इसी तरह। ये जो घरेलू टोटके खासकर ये हेपेटाइटिस की जो हम बात कर रहे थे, इसमें जो घरेलू टोटके आ जाते हैं बिना किसी से पूछे, क्योंकि आपको साथ कोई और डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, खुदा न खास्ता कोई कार्डियो इशू, आपको कुछ भी साथ हो सकता है, तो उन चीज़ों को बिना मद्देनज़र रखे हम सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए कोई ना कोई टोटका कर रहे होते हैं, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। इससे अवॉइड करना चाहिए, मगर ये कि हर्ब में अगर हम देखें तो अर्के कासनी, अर्के मको, ये 2 हर्ब्स ऐसी हैं जो कि आपके जिगर के लिए बहुत सोना है। ये इसके अर्क 2 बॉटल लेके इनको मिक्स कर लें, आधा कप सुबह पिएं, आधा कप शाम पिएं। इनमें क्या है? ये अर्क मको और कासनी जो है ना, ये जिगर के लिए बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, फैटी लीवर को ख़त्म करती हैं, आपके वेट को कंट्रोल कर, ठीक है। आधा इन दोनों को मिक्स कर लें, तो फिर दोनों बॉटल भर लें, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। अगर वेट और कम करना है तो 1 चम्मच सेब का सिरका इसमें डालें, सुबह भी और शाम भी, मगर उसको स्ट्रॉ के साथ पिए, वैसे ना पिए, दांत आपके जो है ना वो निकल जाएंगे, फिर कहेंगे डॉक्टर साहब बता के डॉक्टर साहब ने मशवरा ऐसा दिया था कि दांत ही स्ट्रॉ के साथ आप पिए, आपका वेट भी जल्दी निकल जाएगा, आपका फैटी लीवर वो भी तेज़ी से हो सकता है। और 15-16 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो इसको यूज़ करें, छोटे बच्चों को ना दें, ठीक है। तो ये लगातार भी पीते रहें तो ये आपकी ब्लॉटिंग को, आपके मैदे को, सबको ठीक करता है। बाकी जो आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है वो आप कंटिन्यू करें। जो भी अद्वियात हैं घर में जो है ना वो ज़्यादा टोटके करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ कोई चीज़ कुछ कोई बता रहा होता है, लोग फिर पजल हो जाते हैं। बहुत सारी अद्वियात एट अ टाइम वो 8-10 टोटके इकट्ठे शुरू उन्होंने किए हुए नेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ के लोग घर में ढेर लगा लेते हैं, खाते एक भी नहीं है, तो लाते जाते हैं, पैसे भी ज़ाया, टाइम सेटिस्फेक्शन के ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। डॉक्टर साहब, इसका जो एक कंप्लीट इलाज जो कोर्स इसका चलता है हेपेटाइटिस का, वो कितने मंथ का होता है? 3 मंथ। और अगर 3 मंथ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 3 महीने मुसलसल इतनी दवाइयाँ खाना, एक गोली खानी होती है, मुश्किल होता है। गोली अच्छा, अब कम हो गई है, एक लेकिन कुछ लोग जैसी बॉडी में फील करते हैं कि नाउ फीलिंग बेटर, तो वो कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं। वो गलत करते हैं ना, टीबी वाले भी ऐसे ही करते हैं ना। अब टीबी वाला पहले 9 महीने का कोर्स था, अभी 6 मंथ का आ गया। अब पहले 2 महीने में, 1 महीने में बंदे के ऊपर गोश्त भी आ जाता है, बंदा ठीक हो जाता है, दवाई छोड़ देता है, तो जर्म्स मर ही नहीं है, तो दोबारा फिर उसको रिक्रंस दोबारा से करना पड़ता है। तो काइंडली टेस्ट के सहारे से, अपने डॉक्टर के बताने से अपनी मेडिसिन को कंप्लीट करें, ताकि आपने इतना तरद्दुद कर लिया, इतनी महंगी मेडिसिन आपने शुरू कर दी है, आपके जिस्म के ऊपर उसके पॉजिटिव असरात भी आ रहे हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, वो सिम्टम भी गायब हो गए, तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर से पूछे बगैर उसको ट्रिपर ऑफ ना करें, उसको छोड़ना नहीं है, फिर दोबारा से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश, अगर आपने कोर्स मुकम्मल नहीं किया, 2 महीने आपने किया, छोड़ दिया, आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जीरो से करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से पूछ के अपने टेस्ट करवा के जब वो ओके करें फिर आप छोड़ दें, चाहे वो टीबी है चाहे वो हेपेटाइटिस। अगर डॉक्टर ने गो हेड दिया
तो फिर जी, आप बिल्कुल, छोड़ सकते हैं। बिल्कुल अगर छोड़। डॉक्टर ने कहा नहीं तो आपने कोर्स जो है वो जारी रखना है। क्या ये अगर कोर्स मुकम्मल करने के बाद क्या दोबारा से हेपेटाइटिस हो सकता है अगर एहतियात ना की जाए? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि कई लोगों को देखा है कि रिकरेंस हो जाता है मगर कम है। जी, अच्छा, उसमें चांसेस कम है। इतने ज़्यादा। पैगाम ऐड कर देना। पैगाम यही है कि जी हेपेटाइटिस एक काबिल इलाज मर्ज़ है, कोशिश करें वैक्सीन के सहारे, और अच्छी अच्छी अद्वियात आ गई हैं अपनी हेपेटाइटिस को जो है वो आज आपने डिफीट करना है। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए वो हेपेटाइटिस बी और सी के आज ही टेस्ट करवाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जा रहा है ताकि आप लोग सेहतमंद और हेल्थी ज़िंदगी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऑब्वियसली काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं ये सुनते कि अच्छा हमें तो यरकान हो गया, हेपेटाइटिस हो गया है, अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कैंसर का हम सुनते ही एकदम से ऑब्वियसली लोग जो है वो घबरा जाते हैं। तो हेपेटाइटिस को लेके भी यही इशू है कि लोग डिस्कस नहीं करते। जैसे हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि ये एक दूसरे को लग सकती है बीमारी। आपने किसी के जूठे बर्तन में पानी पी लिया, आपके स्वेटिंग से ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो एहतियात कीजिए, घबराना आपने नहीं, काबिल इलाज है। अपने डॉक्टर के पास जाएँ, चेकअप करवाएं, अपना ट्रीटमेंट शुरू करें और एक हेल्दी हैप्पीली लाइफ जो है आप गुजारें। खुश रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।